मैनेजमेंट पेपर सोल्यूशन केमिस्ट्री पूरा डिटेल में देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और कल आपका एक सब्जेक्ट बचेगा जिसे हॉस्पिटल बोला जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल को ख़त्म करने के बाद हम 2023 के पेपर सोल्यूशन की तरफ रुख करेंगे। ठीक, अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है, टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? आपके लिए ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पल है, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम से सर पे आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं, हमको अभी केवल वक्त दीजिए। ठीक है, इसी महीने के लास्ट तक आपको 2023 का 2024 का एकदम अच्छे तरीके से पेपर मस्त तरीके से करा के आपके हाथ में दे दिया जाएगा। और इसी के अंदर हम सुपर 25 क्वेश्चन रीजन होगा, बल भरे पूरी दिन होगा। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो आपके सामने ये पेपर है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ दीज भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले मार्क की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर, कोड की बात की तो 2607 ये कोड है। ठीक, अब हम सभी सब जानते हैं कितने नंबर का और कितने घंटे पे। सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा तुम्हारे पास क्या हो, देखा जाए तो तुम्हारे पास ये सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग है, सेक्शन जो बी रहता है वो शॉर्ट आंसर रहता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ से देखा जाए, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो सेक्शन नंबर जो सी रहता है इसमें कुछ भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है क्या, लिखा है आंसर एनी 6 ईच क्वेश्चन इज अ कैरी मार्क। कोई आपको 10 यानी 7 क्वेश्चन में से कोई 6 क्वेश्चन करना जो आपको वेल डेवलप अच्छे तरीके से आता हो। ठीक, उसी को आपको क्या करना है, करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिख रखा है ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा है। सबसे पहले एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी फार्मेसी, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जीपीपी बोला जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा नोट आपका, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब ये गुरुदेव क्या होता है, जैसे आप अभी फार्मेसी प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए कि पेशेंट से कैसे बिहेवियर करें, आपका एक्चुअली मिशन क्या होना चाहिए, पेशेंट से कैसे काम करें, यानी स्वास्थ्य के प्रति आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ इसी के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। तब पॉइंट वाइज क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, सभी प्रैक्टिस फार्मासिस्ट मतलब जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया, आप डी फार्मा क्लियर कर लेंगे तो 90 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनिश्चित करें मतलब जितने भी आपके क्या 100%, ठीक है, 100% बेस्ट ऑफ द क्वालिटी क्या करें उन पेशेंट को देना आपकी जिम्मेदारी है। पहला पॉइंट है इसमें लिखना। दूसरा, जीपीपी मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस उस जिम्मेदारी को स्पष्ट करने और निभाने का एक माध्यम है। अब तुम ये मत समझना कि एक फार्मासिस्ट की, ठीक है, ये किसकी है, एक्चुअल में ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। ठीक है, एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी क्या होती है आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी दवा को सुस्पष्ट जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से उसे निभाएं, और उसके साथ साथ तुम्हें पास क्या होना चाहिए, पेशेंट को साथ साथ निभाए और उसके साथ साथ आपको दवा का क्योर रजिस्टर सब कुछ आपको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका एक्चुअल मिशन क्या होता है, ठीक है, एक्चुअल मिशन यहाँ से हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। जीपीएम का यानी जीपीपी यानी गुड प्रैक्टिस यानी फार्मेसी प्रैक्टिस का मेन उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार में योगदान देना होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, मेडिकल फील्ड में काम कर पाए। और यही एक फील्ड है, टीचर हो गए, टीचर हो गए और हेल्थ में हो गए, और ये तुम्हारे पास वकील है। तीन ही लोगों तो पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अव्वल होते चले जाएंगे। तो ये लिखा, जीपीपी का मेन उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार में योगदान देना है और पेशेंट को उनके दवाइयों के सर्वोत्तम उपयोग में सहायता करना किसकी जिम्मेदारी है, रजिस्टर फार्मासिस्ट की। जैसे एग्जाम्पल में पेशेंट के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी फार्मासिस्ट को, जो प्रैक्टिस के दौरान ही बंदा सीखेगा। तो ये लिखा, पेशेंट के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, फार्मासिस्ट की। पहला मिशन ये है। दूसरा मिशन में क्या लिखेंगे, हेल्थ इशू को पहचानना और सही करना। मतलब कोई बंदा आया तो समझिए इसमें इसके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, उसको हमें सबसे पहले अच्छे तरीके से पहचानना है। ठीक है,
भाई सब लोग लाइक कर दो, उसकी टेंशन ना लीजिए आप भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या बोल दिया, हेल्थ इशू को पहचाना और यानी सही पहचान करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए कोई भी पेशेंट आए तो उसको हेल्थ संबंधी कोई भी इशू रहे तो सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, पहचानेंगे और उसे सही करना होगा, ठीक। हेल्थ पर यानी लिखा है हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हेल्थ जैसे क्या कोई आदमी बीमार हो गया तो उसे प्रमोट करेंगे कि जल्दी जल्दी ये रिकवर हो जाए। तो ये तुम्हारे पास हो गया। इफेक्टिव दवा की खोज का उपयोग करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इफेक्टिव दवा, जैसे कोई डिजीज है, उस डिजीज मान लेते कोई एक डिजीज ए है, ठीक है, मान लेते कोई एक ए डिजीज है, अब इस पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी दवाओं का, ठीक, अब बड़े बड़े जो सुपरविजन में आपके डॉक्टर होंगे उनसे पूछेंगे इन दवाओं के, सर ये बीमारी है, ये दवा काम करेगी। अब ये जो दवा सूटेबल दवा बन चुकी तो ये खोज हो चुकी, उसी का उपयोग करिए आप, तो ये आपका हो जाएगा। इफेक्टिव दवा का खोज मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती ना, कहते हैं ये दवा ना करो, ये बहुत कारगर दवा होती है, तो वही चीज़ बोला। ड्रग्स की साइड इफेक्ट को भी पहचानना आपकी जिम्मेदारी बनता है कि यदि ड्रग्स है, खा लिया है कोई बंदा, ड्रग्स मतलब दवा ले लिया है, तो वो बंदा उसका साइड इफेक्ट एक्चुअल में क्या होगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है, जो कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। अब इसके मेन एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, सबसे पहले स्थान को आपको सिलेक्ट करना पहला, दूसरा कौन सी सेवा देना, जैसे अभी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दे दिया जाएगा कि आप फार्मेसी में रहेंगे, कि वार्ड में रहेंगे, कि ओपीडी में रहेंगे, तो ये सब चीज़ें, इंजेक्शन में रहेंगे, तो वो पहले स्थान सेलेक्ट करेंगे, उस अपनी सेवा को 150% मतलब आपके अंदर जितनी काबिलियत है उसको आपको देना है। ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द फार्मेसी मतलब जो भी ह्यूमन आपके पास है रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज है उसको क्या होगा, ह्यूमन को प्रोवाइड करना, फार्मेसी मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक। तो ये एलिमेंट हो जाएगा आपके बारे में। अब जीपीपी यानी जीपीपी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और लास्ट में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रैक्टिस यानी फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले जीपीपी रिक्वायरमेंट देखा जाए तो फार्मासिस्ट की पहली प्राथमिकता पेशेंट की भलाई और जनता का कल्याण पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यदि आप आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, जानकारी देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे उसको और उसे सही परामर्श देंगे। नहीं कहते हैं अभी गांव में कहते हैं सही तू परामर्श दिला, हम वहाँ गई वहाँ ठीक हो गई, तो ऐसा देना चाहिए। ड्रग्स का सही तथा सुनिश्चित डोज देना आप रहा है, जो प्रैक्टिस के दौरान वो सीखा रहा था उस पर फॉलो करता है। जहाँ लागू हो वहाँ प्रैक्टिस यानी जहाँ लागू हो वहाँ फार्मासिस्ट को मेडिसिन कंट्रोल काउंसलिंग द्वारा निर्धारित जीपीएम यानी जीपीपी का पालन करना चाहिए। मतलब जो प्रैक्टिस के दौरान जो भी आप सीखे हैं तो वो मेडिसिन कंट्रोल काउंसलिंग आपको करना जरूरी है। जैसे आपके वार्ड में कितनी दवाइयाँ हैं, कितने पेशेंट हैं, कौन सी बीमारी है, ये सब की मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इतना रिक्वायरमेंट हो जाएगा यहाँ से। अब मान लेते हैं फार्मेसी में काम करने के लिए मतलब प्रैक्टिस जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को 12 पकड़ के 10 पकड़ के लाए उसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हमें उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में दिया गया, ठीक है, यानी प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए लिखा है क्या, फार्मेसी में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डी फार्मा अथवा बी फार्मा चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट में रजिस्टर फार्मासिस्ट होना जरूरी होता है। यदि रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं तो बहुत ही मस्त आदमी है, ठीक, क्योंकि जितना अब देखिए प्रैक्टिस करके जाएंगे तो रजिस्टर फार्मासिस्ट हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप श्योर होते, क्वालिटी आपकी चलती इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। तो रजिस्टर होगा, दवाइयाँ उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे। जैसे अभी आप मेडिकल स्टोर तो इतनी दवाई देंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट करते 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 ट्रेनिंग करते करते आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये दवा यहाँ है, ये दवा यहाँ, तुरंत भन्न से निकाल के दे देंगे। स्किल फॉर ड्रग्स की पूरी स्किल को आप क्या कर देंगे, बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारे, इस क्वेश्चन के आंसर में क्या, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी फार्मेसी, जो हमने क्या कर दिया, जो भी स्टेप था हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डिस्पेंसिंग एरर। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले मेंशन द कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर एंड सजेस्ट मेथड टू अवॉइड, मतलब हम जो तुम्हारे पास यानी एरर हो रहा है उसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके कम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। अब डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है समझिए, सिंपल सा डिस्पेंसिंग एरर तो आप समझ जाएंगे। जैसे
एक यहाँ पर मान लेते कोई डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई डॉक्टर है, डॉक्टर यहाँ पर आपको पर्चे पे दवाइयाँ लिख रहा है। ये अब एक हॉस्पिटल मान लेते हैं, यहाँ पर अपना पेशेंट या पेशेंट है या पेशेंट खुद ही आदमी है, तो ये क्या करेगा, ये डॉक्टर से दवाई लिखवाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर रहेंगे, यहाँ पर लाइन से मेडिकल स्टोर रहेंगे, तो ये बंदा उस पर्चे को पढ़ेगा और पूरी तरह से दवा को डिस्पेंस एक पैकेट में पैक करके इस बंदे को दे देगा। फिर ये लेकर हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास या पेशेंट के पास या अपने सीधे घर चला जाएगा। यही होता है ना। तो दवा जो यहाँ दे रहा है पर्चे के हिसाब से, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग बोलते हैं। कभी कभी अब इरर क्या होता, अब डिस्पेंसिंग समझ गए, एटलीस्ट डिस्पेंसिंग समझ गए। अब इरर क्या होता, उसमें जो त्रुटियां हो रही हैं उसको हम इरर कहते हैं। लक बाई चांस अब पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए या दवाई एक जगह दूसरी दवा दे देते, ये सब डिस्पेंसिंग इरर के अंतर्गत आता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से अब सुनिए क्या बोला। डिस्पेंसिंग इरर वह अंतर है जो पर्चे, रोगी के पर्चे और फार्मेसी द्वारा मरीज या वार्ड को दी जाने वाली दवाओं के बीच में होती। अब जो बोले ना कि जो वार्ड अथवा डॉक्टर है वो जो लिखा है, अब फार्मेसी जो बंदा दे रहा है, मरीजों के बीच में जो अंतर, जैसे एक्चुअली में पर्चा पे लिखा था कुछ और दे दिए कुछ और, जो ही अंतर होता वही को क्या बोला जाता है, डिस्पेंसिंग एरर बोला जाता है। ये आपके सामने डिफिनेशन हो गई या इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके सामने इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इंट्रोडक्शन अथवा डिफिनेशन। अब डिस्पेंसिंग एरर के क्या क्या कारण बन सकते हैं, कहाँ एक्चुअल में गलती कहाँ हो रही है, तो उसको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए भयानक टाइप बताएंगे। जैसे मान लेते हैं ऐसे करके आप कोई दवा लिख दी, जैसे मान लेते हैं यहाँ से पीसीएम है, ये पीसीएम हो गया, मान लेते हैं ऐसे करके कैल्शियम हो गया, और ऐसे करके मल्टीविटामिन हो गया, ठीक। और ऐसे करके हमने मान दिया क्या कर दिया, डीएसआर लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या लिख दिया, एसपी लिख दिया। अब ये लिखा जाए तो सबसे पहले जो पोर्शन लिखे थे ये आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, इस पे निर्भर करता। अब जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है सही से आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हो सकती है दिक्कतें, ठीक। और बहुत भयानक गूंजते हैं। केवल 1 मिनट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे फिर से। सॉरी ब्रदर, नहीं मिला, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास था, वो बहुत भयानक डॉक्टर गोश्ता है। हमारे यहाँ सरकारी एक डॉक्टर है, ठीक है, सरकारी एक डॉक्टर है, बहुत खतरनाक हो भाई लिखता है, ठीक है। इतना तो मतलब वही कहीं मेडिकल स्टोर वाला केवल समझेगा, तो वही मूल्यांकन में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। अब तुम सोचो वहाँ पर कम से कम 20-25 स्टोर होंगे, कोई नहीं समझ पाता भाई क्या लिख रहा है बंदा, ठीक है। एकदम से गूंज देता है, मतलब ऐसे पेन पकड़ेगा ऐसे करके गोंजता चला जाएगा, एकदम से ऐसे जैसे लिखे ना ऐसे गोंजता चला जाएगा, बस काम खत्म, जाओ अपना समझो क्या होता। तो यानी प्रिस्क्रिप्शन को गलत मूल्यांकन करना, सही से नहीं पढ़ पाना, डॉक्टर की खराब लिखावट के कारण से आपको इधर हो सकता है। अब दवाइयाँ नहीं समझ आएंगे तो का भैया देंगे, ठीक है। ये हो गया। एक जैसी दिखने तथा सुनने वाली समान दवाइयाँ, जैसे तुम्हारे पास लासा दिया गया, लाइक ए लुक होता, साउंड ए लाइक होता है ड्रग्स। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कुछ दवाइयाँ ऐसे बोलें, जैसे मेटफॉर्मिन मेट्रोजिल बोल दिए, ठीक। अब मेटफॉर्मिन मेट्रोजिल लिखने में मान लेते तो थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी होती तो दिक्कत हो जाती। हम प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो हमारे दूसरे पे, ठीक है, दूसरे
हॉस्पिटल पे तुम्हारे पास अब मेट्रोजिल की जगह मेटफॉर्मिन दे दिया था, मेट्रोजिल 400 लिखा था, मेटफॉर्मिन 500 आता। ठीक, अब तुम सोचो बंदा खाया, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो गई, फिर आगे सब पूरा फट्ठा लेके हॉस्पिटल घेर लिए। और आपसे अनुरोध है, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने जाइए या किसी मेडिकल स्टोर पे रह रहे हैं या रहने जाएं, तो आप कोई दवाई समझ नहीं रहे तो उल्टा सीधा मत देना, अपने सीनियर से तथा बड़े जो आपके रहेंगे उनसे पूछ लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, पिटाई उठाई बड़ी भयानक होती है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर की लिखावट से आप खराब होने के नाते आप सही दवा नहीं दे पाएंगे, एक जैसी सुने तथा दिखने वाली दवाओं से कंफ्यूज हो सकता है, ये फुल नेम आप याद रखिएगा। फार्मेसी रिलेटेड इशू के कारण हो सकता है, फार्मेसी मतलब आपके जो डिब्बे हैं उसमें लिखा ऊपर से कुछ और लिखा अंदर कुछ और रखा गया, इसीलिए जो दवाइयाँ जहाँ से निकाले वहीं पर आप रखिए। दवा का गलत लेबलिंग के कारण से कारण हो सकता है, जैसे अभी डिब्बा लेते हैं ना, डिब्बा में जैसे 5-6 दवाई लेते हैं तो उसके ऊपर लेबल लिख देते हैं कि अच्छा ये दवा है, तो उसके अंदर हम वो दवा डाल देते हैं। ठीक, बट दवा आप किसी भी डिब्बे से निकालें तो दोबारा उसे आप एक बार ऐसे नज़र देखें तब उसे दें, नहीं तो डिब्बे के ऊपर लिखा रहेगा कुछ और अंदर रखा रहेगा कुछ, उससे हो सकता है, गलत लेबलिंग से हो सकता है, फार्मासिस्ट का हो सकती है। पर्चे को पढ़ने में मिस एंडरस्टैंडिंग होना, मतलब जो आप पर्चा पढ़ रहे हैं सही से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, अभी जो बोले एग्जाम्पल वो बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सब कारण हो सकता है जिससे डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है। अब यहाँ से कुछ कॉमन टर्म होते हैं, जैसे मान लेते हैं आप न समझ पाएँ, जैसे अभी मान लेते कोई दवाइयाँ हैं, जैसे अभी ये दवाइयाँ लिखी थी कि DSR तुम्हारे पास क्या कर देते, देखो कहीं ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब 2 टाइम, ऐसे कर देगा तो 1 टाइम, और ऐसे SOS लेगा तो यानी ज़रूरत अनुसार पे, और कहीं कहीं OD लिखा रहता है, ऐसे BD लिखा रहता है, तो ये भी जानकारी हमें थोड़ा सा होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कुछ कॉमन टर्म यूज इन फार्मेसी, जो होता है OD कहीं भी लिखा रहा है तो वो दवा दिन में 1 बार देना है, तो उस दवा को जब हम डोजिंग करेंगे ना, ठीक है, तो डोजिंग करेंगे, जैसे DSR हो गया तो सुबह खाली पेट खाया जाता है, तो 5 दिन की दवा में केवल ये 5 गोली देंगे, ये 10 गोली देंगे, इसी तरह से हमें डोजिंग को मैनेज करना है। तो 1 OD कहीं लिखा रहा है तो 1 a डे मतलब दिन में 1 बार, BD मतलब ट्विंस a डे मतलब दिन में 2 बार, TDS मतलब 3 टाइम डेली मतलब दिन में दूसरे में देखा जाए 3 बार जो दवाइयाँ खाई जाती हैं हर 8 घंटे के अंतराल पे खाई जाती है, तब 24 घंटा होगा, बट उतना कोई केयर नहीं करता, सुबह खा लिए, दोपहर शाम बार, रात को नहीं खाते। ठीक, OM क्या होता है, ठीक है, एवरी मॉर्निंग यानी सुबह उठते ही ये खा लेना है। ON मतलब क्या होगा, एवरी नाइट आपको खाना। ऐसे बहुत सारे टर्मोलॉजी रहती है, SOS रहता है, ठीक है, SOS रहता है मतलब जब एज ए पर नीडेड, मतलब जब जरूरत पड़ी तब क्या होगा खा लेते। जैसे अभी कोई दवाइयाँ डॉक्टर दे रहा है तो कहते भैया जब दर्द होगा तभी खाना, तो उस पर SOS गूंज देता है। ठीक है, तो वो 2-4 गोली बंदा ले लेता है जब उसे थोड़ा सा तेजी से, ठीक है, तेजी से क्या होता है बाबू, को जो डिस्पेंसिंग एरर से कैसे तुम कम। हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछे तैसे बताना डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, हमने पूरा डिटेल में बता दिया, डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उस मेथड को एवॉइड तथा मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखना कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की सही एंट्री करना, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको एंट्री सही से करना, एकदम अच्छे तरीके से एंट्री, मतलब कोई बंदा दे रहा है तो आपको पढ़ना, जो लिखावट वो डॉक्टर तो सुधरेगा नहीं भाई, ठीक है, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। लाशा जो दवाइयाँ हैं उसके प्रति सावधान रहना, जैसे जो मिलते जुलते नाम रहे उनसे सावधान रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, बहुत केसेस हुआ है। ठीक, अभी हम ही एक बार थे, छोटा सा बच्चा था, उसको हम जानते हैं SP का बच्चा था, ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिखवा के लाया, बच्चा था तो उस पर लिखा था, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा था, हम जानते हैं, ठीक, उसको कोई दिक्कत थी तो उस पर ऐसे लिखा था MB मतलब मल्टीविटामिन हो जाएगा, और एक तुम्हारे पास ऐसे मेट्रोजिल था, ठीक है, हम आगे नहीं देखे कि ऐसे सिरप वगैरह लिखा है, ठीक है, या पीडियाट्रिक लिखा है, तो उसको हम ऐसे गाँच दिए, ठीक है, एक तुम्हारे पास PCM था और एक तुम्हारे पास ओंडम था, ऐसे तुम्हारे पास दवाइयाँ थी, हम सब गाँच दिए। SP कह रहा है ये क्या दे रहे रे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा खराब टाइप में बोला, हम कहें यार ये क्या हो रहा है, तो पर्चा फिर देखें, फिर अपने भैया को दिखा, मतलब जो सीनियर काम कर रहे हैं, सर बोले कि ये सब ठीक पीडियाट्रिक की दवा, मतलब आपको छोटा छोटा सिरप देना है, तब कहें या भाई, नहीं तो अब तुम सोचो SP को उठा के देते हैं और घर पे जाता है तो वही बात होता है, हमसे बुराई बढ़िया सो जाती, तो ये सब सावधानी बड़ी ज़रूरी है, उसी से सीखते हैं भाई। ऐसा गलतियां हो सकती है, गलतियां से तो सीखेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम ऐसा नहीं करेंगे, जब करेंगे तब ना गलती करेंगे, अब करबन नहीं करेंगे तो कहाँ गलती करेंगे। यानी लिखा बड़े से कंफर्म करें, मतलब सीनियर से अपने कंफर्म करना प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट और तथा पूरी तरह से पूर्ण है या कि नहीं, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है वो आपको सही है कि नहीं। डेसिमल जीरो आदि का सही से ध्यान देना। डेसिमल जीरो मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं अभी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे मान लेते लिखा हुआ, जैसे अभी
ठीक है, हम टेलमी स्टार यानी क्या होगा, टेलमी साठ यानी टेलमी स्टार कुछ भी लिख सकते हैं, टेलमी साइट लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो 5 mg और 10 mg और तुम्हारे पास क्या होगा 20 mg से आता और 2 mg क्या आता। अब बताओ 2 mg यहाँ पर बीच में ऐसे डाल दिए तो इसको हमको 2 mg नहीं देना, ना कि 20 mg देना, तो ये पर पॉइंट डेसिमल 0.5 mg देना। तो तुम्हारे पास पॉइंट इधर उठ के चला ऐसे दिया ना, तो ये पॉइंट का आप ध्यान नहीं देंगे, 50 mg देंगे, जिस दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब भी ध्यान हमें देना पड़ता है। लिखा तनाव कम करना और कार्यभार संतुलित करना, मतलब जब आप दवा देने जाए तो ये नहीं स्ट्रेस होकर जाए, एकदम से फ्री होकर दीजिए, जल्दी सीनियर के पास बैठिए, कोई भी दवा पहले स्टार्टिंग में निकालिए, दवा सीखिए कि एक्चुअल में सीखिए। जैसे पर्चा आ रहा है तो वो बोलेंगे डॉक्टर जो बोलेंगे आपके सीनियर रखें, जहाँ से निकालो दवा वहीं पर रखो, कि नहीं हम निकालें यहाँ से कहीं उठा के रख दिए यहाँ पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेस को कम करें। पहली बात लिखा है ऑल प्रिस्क्रिप्शन को लेबलिंग का सही भली भांति देखना, जब स्टोर आप जाएंगे ना, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप मेडिकल स्टोर में देखिए कौन सी दवाइयाँ कहाँ रखी गई है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब लिखा तुम्हारे पास बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, ये क्वेश्चन कितना पूछा गया ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कह दिया बैरियर इन इफेक्ट लिखा कम्युनिकेशन मेथड स्टडी टू रिक्वायर ओवरकम देम, मतलब सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग यदि कर रहे हैं तो कौन कौन से बैरियर हैं उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ये भी हमें बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। तो क्या लिख रखा, अब देखिए लिखा बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, जैसे कोई पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो बैरियर मतलब कौन कौन से रुकावट आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल में कोई एक डॉक्टर करना, पेशेंट की हमें करियर काउंसलिंग करना, ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, वे सभी चीज़ें जो पेशेंट काउंसलिंग को प्रभावशीलता को कम करती हैं। ठीक है, मतलब देखो जो पेशेंट काउंसलिंग आप कर रहे हैं, चलिए उससे नाम पूछ रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, अब उसमें कोई भी रुकावट आती है कि फार्मासिस्ट सही से रेटिंग नहीं लिख पाता, जो बोलने वाला पेशेंट है वही सही से नहीं बोल पाता है, या आप किस हॉस्पिटल में काम करें व्यवस्था नहीं कुछ लिखने उखने की, तो अब उसमें जो भी बैरियर में जो रुकावट आती है, याद रखना बैरियर बोला जाता है, बस इतना समझिए। ठीक, अब लिखा मुख्य प्रकार से हो सकते हैं। पहला बैरियर फार्मासिलेट यानी फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, मतलब फार्मासिस्ट जो है वहाँ पर उससे रिलेटेड बैरियर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, पेशेंट के यानी पेशेंट के बारे में ज्ञान की कमी, काउंसलिंग कैसे कर पाओ जब ज्ञान है नहीं आपको, यानी पेशेंट के बारे में एक्चुअली में इसका नाम क्या है, एज कितना, वेट कितना, ये सब कुछ पता नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो पेशेंट के बारे में ज्ञान की कमी होना बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, पेशेंट को डिजीज की कंडीशन के बारे में कमी, मतलब कोई भी पेशेंट आए तो उसकी डिजीज की फुल कंडीशन हमें देखनी पड़ती है। कंडीशन मतलब ये दवाई ये जो बीमारी कब से है, कितने समय से है, कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, कहीं आपके अगले पीढ़ी में तो ये बीमारी नहीं थी, ये सब हम क्या करेंगे पूरी कंडीशन को देखेंगे। ठीक, नहीं पर पूरे हम चुटिए नहीं देखें दवाई दे दिए, अब थोड़ा सा चोट है हम बहुत बड़ा दे दिए, बड़ा चोट है कम दवाई दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट की कमी, जो फार्मासिस्ट है एकदम से लदादुर टाइप में है ऐसे ताके बकवक लेखन जैसे नहीं होता है हमारे ठीक है, हमारे भी जब हम प्रैक्टिस करते थे तो ऐसे होते थे, मतलब एक लोग ऐसे आते थे, एक आध दो लोग की मतलब आए बैठे दिन भर चले गए। ठीक, एक्ट होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस की कमी न होना। ठीक है, यानी एज का अंतर मतलब क्या होता है, जैसे अभी किसी सीनियर से आप बात करेंगे तो वो सीनियर आपसे बहुत ज़्यादा एजेड है। ठीक, तो एज में भी क्या होता है उनसे सही से आप बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डर के बात करेंगे, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास फार्मासिस्ट बैरियर आ जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंट डेवलप होना चाहिए। लैंग्वेज डिफरेंट, मतलब पेशेंट कुछ बोला था और तो के कुछ समझाता, और मान लेते बोला था भोजपुरी में तो बाटा फ्रांस से पढ़ के आया, जर्मनी से, ठीक है, रसिया से पढ़ के आया, तो हिंदी जनबा नहीं करवा, भोजपुरी जनबा नहीं करवा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिस एरिया में रहें उस एरिया की भाषा बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी कौन हम जानते हैं, कतर में एक लड़की थी, यूपी की ही थी। ठीक, अब तुम सोचो किसी बंदे को वैक्सीन का इंजेक्शन लगा थी, पेपर में भी आया था, वैक्सीन का इंजेक्शन लगाई थी, लड़का मर गया था। ठीक है, तो उसको फांसी दे दी गई वहाँ पर। अब तुम सोचो एक वैक्सीन देने के नाते, और यहाँ पर इंडिया में है मार दो कोनो टेंशन नहीं, ठीक है, मुकदमा चला था कोनो टेंशन नहीं, डॉक्टर पीट दिया घोर के एक जगह बढ़िया से, तो ये सब वहाँ पर रूल बड़ी सख्त है। तो लैंग्वेज का डिफरेंस बड़ी जरूरी, ठीक है, यानी लैंग्वेज डिफरेंस मतलब जो लैंग्वेज का अंतर होना वो समझना, यदि समझ नहीं पाएंगे तो अब बैरियर यानी काउंसलिंग कर ही नहीं पाएंगे, तो ये रुकावट हो सकती है। सुनने में कमी, अब देखिए पेशेंट के पास जाके चाचा अंकल दादा काकी नानी कुछ भी बोल के उनका सब ब्यौरा लेना पड़ा है। अब सुनने में ही कमी हो रही है, आप सही से सुन ही नहीं रहे हैं, या कोई बोल रहा है तो आप तेजी से जा रहे हैं। ठीक, तो उससे में कमी हो सकती है। जेंडर डिफरेंस मतलब आपको थोड़ा सा लजाडू टाइप में है,
मेल है तो फीमेल से सही से बतिया नहीं कर पा रहे हैं, फीमेल है सही से मेल से बतिया नहीं कर पाए, जेंडर डिफरेंस के कारण से बैरियर हो सकता है। एटीट्यूड ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के अंदर एटीट्यूड भर के रखा, हम कहीं जाऊँगा, खुद ही आवा काउंसलिंग करावा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय की कमी, समय की कमी मतलब क्या हो गया, अब देखिए समय की कमी का मतलब जैसे पेशेंट जो बात कर रहा वो सही से बतिया नहीं पा रहा, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो उसके कोई गार्जियन को बुलाइए तब नोट करिए सारी चीज़। तो उस समय की कमी होने के नाते भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो इतने तुम्हारे पास बैरियर है फार्मासी यानी फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर हो सकते हैं। अब पेशेंट रिलेटेड बैरियर क्या होगा, जो पेशेंट है डॉक्टर पे भरोसा न करे, भरोसा न करेगा तो पूरी जानकारी देवा नहीं करेगा, तो भरोसे की कमी के नाते भी पेशेंट से बैरियर आ सकता है। कम सुने, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो सुनबा न करे, हाँ हाँ ऐसे करे ठीक, तो दिक्कत हो सकती है। इमोशन, मतलब कोई जो पेशेंट है इमोशन हो जाए कि भैया हम बड़ी गरीब आदमी हैं, ऐसी है वैसी है, तो इमोशन के कारण से भी क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। हानेस्टी की कमी, मतलब बीमारी की फुल कंडीशन न बताना, जैसे मान लेते अभी ठीक हमारे ही गांव के थे, ठीक है, गांव के नहीं दोस्त था, ठीक है, एक बंदा, अब तुम सोचो 8 में 8 क्लास 8 और 6 यानी 7 8 ऐसे कुछ पड़ा था हमारे साथ, तो उसको इतनी ख़राब कंडीशन हो गई उसे ऑपरेट करवाना पड़ा, किसी दूसरी शहर में ले जाके ऑपरेट करवाना पड़ा, और तुम सोचो कम से कम 2.5-3 लाख रुपया लगा, और साइड से अलग से क्या कर दिए थे वो लगा दिए थे, जब तक वो सही पाइप लगा दिए कि जब तक वो सही नहीं होगा तब तक ओपन नहीं किया, कंपलसरी है। फाइनेंस बैरियर, ये बड़ी ख़राब चीज़ है, फाइनेंस बैरियर, पैसा की कमी, अपने इंडिया में देखा जाए खुद ही देखते भाई ना, ठीक है, दिल दहल जाता है कि पैसा न होने के नाते ना सब लोग दवाइयाँ नहीं ला पाते हैं, ठीक है। अब सरकार दवाइयाँ देती है जो जेनरिक वगैरह, उसी पे डिपेंड रहते हैं, डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा सा एफर्ट करके आप पैसा ला, थोड़ा सा कर दीजिए, आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, बट बड़ी दिक्कत है, लोग प्राइवेट में जाते हैं, पूरा घर दुआर सब बिक जाता भाई, ठीक है, बड़ी बुरी हालत है, ठीक है। यानी समय की कमी, समय की कमी यानी पेशेंट के पास समय ये नहीं समझ पा रहा डॉक्टर का या फार्मासिस्ट का, उससे बैरियर हो सकता है। खराब कम्युनिकेशन, जो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन लेवल है कि फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो खराब स्थितियों में है, तो उसके कारण से भी आपको हो सकता है। पुअर फिजिकल तथा मेंटल कंडीशन, मतलब जो बंदा है उसका फिजिक यानी फिजिकल जो तुम्हारे पास फिटनेस हो सही नहीं है, मेंटल मतलब दिमाग से ही थोड़ा सा पैदल आदमी है, तो वो सही से सब कुछ जानकारी दे ही नहीं पाएगा, तो इससे बैरियर हो सकता है। सिस्टम रिलेटेड बैरियर क्या हो सकता है, अब जिस हॉस्पिटल में पेशेंट है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, सब कुछ हॉस्पिटल एकदम से थर्ड क्वालिटी का है, उसके हो सकता। पहला दे रखा लॉक ऑफ प्राइवेसी, अब देखिए इसीलिए तुम्हारे पास देखेंगे जब किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या हो गया, ये डॉक्टर की ऐसे केबिन ऐसे ऐसे बनी रहती है, पूरा पैक रहता है, आप यहाँ से बैठने का रिसेप्शन होता है, यहाँ से एक पेशेंट उठ के इस डॉक्टर के पास जाता है और यहाँ पर डॉक्टर कुर्सी लगा बैठा रहता है। तो ये बताओ यहाँ पर प्राइवेसी है, एक डॉक्टर एक पेशेंट, यदि जो तुम्हारे पास मान लेते कोई नर्सेस वगैरह रहती तो बाहर खड़ी रहती, जब तक ये पेशेंट क्लियर ना हो जाता तब भेजेंगे अथवा उस पेशेंट को बाहर निकालेंगे। तो होता क्या है, ये जो पेशेंट अब फ्री है, मतलब कोई मस्त नहीं, अपनी जितनी जानकारी है, मतलब जिसकी जो भी इसके पास तुम्हारे पास पोर्शन है सब कुछ इसके बतिया के अपना डॉक्टर को मेंटेन कर देगा, डॉक्टर जो पूछेगा बेझिझक बताएगा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास प्राइवेसी हॉस्पिटल में नहीं रहेगी, सिस्टम में नहीं रहेगी, तब भी बैरियर आ सकता है। फार्मासिस्ट की कमी, जितनी फार्मासिस्ट चाहिए उतना होगा नहीं करे। स्पेस की कमी, मतलब जगह की कमी, न तो बैठने की जगह है, एक ही तुम्हारे पास रूम है उसी में 20 डॉक्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट सेपरेट रूम, सेपरेट रूम का ना होने के कारण से भी क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। तो इतना तुम्हारे पास सिस्टम रिलेटेड बैरियर हो जाएगा, ठीक। अब क्या ऐसा करें, कोई स्टडी करें कि यानी बैरियर को कम करें, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में भाई बता दीजिए आवाज़ जा रही है कि नहीं, लेक्चर चल रहा है कि नहीं, यस और नो में, ठीक है। कम्युनिकेशन से पहले सब एज, यानी तुम्हारे पास देखिए कम्युनिकेशन, मिलने जैसे मिल गए हम आपसे, ठीक है, यानी पेशेंट काउंसलिंग से पहले उसका बंदे का एज, डिजीज हिस्ट्री सब कुछ बढ़िया से मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा करे, चाहे फार्मासिस्ट, चाहे वहाँ पर रहने वाले कोई डॉक्टर या नर्सेस, कोई भी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, जितने ज़्यादा आदमी, जितने ज़्यादा वो सब कम्युनिकेशन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, प्रॉपर करना करेंगे लिखेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन की व्यवस्था, चाहे फ़ोन से, चाहे वॉकी टॉकी से, चाहे बोलने की व्यवस्था, चाहे लाउड स्पीकर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेशेंट बुला रहा है, डॉक्टर किसी को बुला रहा है, आवा हो दिखावा, सुनवा नहीं कर रहे हैं, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। ये बात ठीक।
ठीक है, प्रॉपर चल रही है कि नहीं, यस आर नो में एक बार जवाब दे दीजिए भाई। ठीक है, तो ये यस आर नो में आवाज़ वगैरह जा रही है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है, यस आर नो, यस आर नो भाई। ठीक, प्रॉपर कम्युनिकेशन की यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन की व्यवस्था, मतलब जो चाहे फ़ोन से बात करें चाहे बुलाने की व्यवस्था, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। पेशेंट के लिए पिक्टोग्राम का उपयोग करें, जैसे पेशेंट न समझ में तो पिक्चर का यानी उपयोग करें, जैसे हर दवाइयों पर नहीं लिखा रहता पिक्चर के फॉर्म में, यदि लंग्स की दवाई तो लंग्स लिख देते हैं, फेफड़े की दवा फेफड़ा लंग बातें करें, लीवर की दवा तो लीवर छाप देते हैं, तो वो सब तुम्हारे पास छाप देंगे। पेशेंट के लिए पिक्टोग्राम का प्रयोग करें। सिक्योरिटी की यानी सिक्योरिटी आप प्राइवेसी रखना पड़ेगा, मतलब जो भी बंदा रहे तो उसे ठीक है प्राइवेसी जरूर रखना चाहिए, प्रॉपर सेपरेट रूम रहना चाहिए, उसी पे वो बंदा कुछ भी कर सकता है। पूरी जानकारी के लिए प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट भी पूछ सकता है और डॉक्टर भी पूछ सकता है, जब तक दोनों ठीक मेंटेन नहीं होंगे, ठीक है, सहमत नहीं होंगे, तब तक पेशेंट काउंसलिंग बंद नहीं की जाएगी। बॉडी लैंग्वेज, उस बंदे की मान लेते आप भाषा नहीं समझ पाए तो बॉडी लैंग्वेज हम थोड़ा सा गेस करेंगे एक्चुअल में ये बोल रहा है, तो ये सबसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास सिस्टम रिलेटेड बैरियर है, पेशेंट काउंसलिंग को जो बैरियर है उसको कम किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। पेशेंट काउंसलिंग फॉर टीबी, यानी क्या होगा, टीबी पेशेंट, कोई पर था टीबी का पेशेंट है, उसको पेशेंट काउंसलिंग कैसे करेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लिख दो भाई कि आवाज़ जा रही है कि नहीं क्लियर, नहीं तो हम पढ़ाते रहें और यहाँ आवाज़ ही न जाए तो। हाँ सर, अच्छी बात है भाई, ठीक है, हाँ ऐसे बार बार थोड़ा थोड़ा दूर पे आप बताते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट आर द बैरियर, ठीक है, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टडी टू, ये कहते तो बता दिए जो बैरियर कौन, ये करिए यानी काउंसलिंग पॉइंट फॉर द पेशेंट यानी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, जो टीबी के पेशेंट हैं तो उनके लिए जो काउंसलिंग पॉइंट है उसको कैसे मैनेज करेंगे उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो लिखा है पेशेंट काउंसलिंग फॉर टीबी पेशेंट, जो टीबी पेशेंट है उनको लिए कैसे पेशेंट काउंसलिंग करेंगे। तो सबसे पहले समझिए पेशेंट काउंसलिंग, अभी आगे पढ़े पेशेंट काउंसलिंग, बस वही समझिए यहाँ पर होता। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब मरीज को उनकी बीमारी कामा इलाज, सावधानी और मेंटल हेल्थ के बारे में समझाना ताकि वह ठीक से इलाज ले सके और बीमारियों को फैलने से रोक सके, उसी को हम पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। अब टीबी के लिए कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमें लिख देते हैं टीबी के लिए। सबसे पहले तुम्हारे पास समझते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। टीबी का फुल नेम क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसका काजेटिव एजेंट लिख दिया, कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है काजेटिव एजेंट, ठीक है, काजेटिव एजेंट एक नंबर में यदि पूछेगा तो टीबी का काजेटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये किसका, ये टीबी का काजेटिव एजेंट, जो टीबी होता है ये मोनली होता है। ठीक, अब पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में बिना दवा के कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर हम पहले बताते हैं। ठीक है, अब बिना दवा के हम कैसे पेशेंट काउंसलिंग को से ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए सबसे पहले बोलेंगे घर में ठहरने की, ठीक है, उस मरीज को बताएंगे घर में ठहरने का परामर्श देंगे कि भैया आपको टीबी हुआ है, यदि आप खांसेंगे या किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे तो आप ही के लिए और दूसरे पर्सन के लिए भी दिक्कत हो सकती है, तो घर में ठहरने की परामर्श देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं, क्वारंटाइन जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाए, यदि आपको टीबी हुआ है तो पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करेंगे। स्नीजिंग के समय मतलब छींकते समय माउथ तथा नोज को कवर करेंगे, किससे, किसी भी चीज़ से, चाहे कपड़े से, चाहे दस्ती से, चाहे हाथ से, किसी भी चीज़ से आप कवर करेंगे। डॉट थेरेपी का उपयोग करेंगे। डॉट मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्बर थैली, यानी तुम्हारा थेरेपी, एब्जॉर्ब मतलब देखेंगे अच्छा इनके अंदर ये कमियां हैं उसको सही करेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन दवा का उपयोग किया जाता है, तो लिखे डॉट थेरेपी में कॉम्बिनेशन दवा का उपयोग किया, जैसे 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ होती ना उसके, जैसे अभी AKT3 हो गया उसमें 3 दवाइयों को कॉम्बिनेशन हो गया, AKT4 हो गया उसमें 4 दवाइयों को कॉम्बिनेशन होता, तो वो काम करके क्या कर देते, बहुत तगड़ा काम करता है। प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट करवाएंगे उनसे, ठीक है, इससे हम काम करवाएंगे। नेक्स्ट, साफ सफाई रखें जिसे सांस लेने में परेशानी ना हो। अपने अगल बगल क्या करना, पूरा साफ सफाई रहना, ऐसे एरिया में रहना है जहां पर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हवा प्रॉपर अमाउंट में जाती हो। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल पॉइंट हो गया है। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है क्या बाबू, ठीक, लिख रखा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें देखा जाए तो बिना दवा के, इसमें दवा के द्वारा आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रीट।
अब दवा के द्वारा गुर्दे को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक, इसमें बताते हैं। तो जैसे हमको क्या करेंगे, यदि मान लो तो टीबी हुआ तो अब उसको देखेंगे, जैसे टीबी होगा तो खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, तो उन्हें हम एक्सरे करवाएंगे, किसका, चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, किसका, चेस्ट का, मतलब उनके छाती का एक्सरे करवाएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में इनको क्या बीमारी है, ठीक, इससे हम पता कर लेंगे तुरंत भान से। ठीक, दवाओं का प्रयोग करेंगे, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे आइसोनियाजाइड आता है, दूसरा रिफाम्पिन आता है, इथम्ब्यूटाल आता है, पैराजीमाइड आता है। ये सब तुम्हारे पास दवाइयाँ होती हैं और कभी कभी इन्हीं के कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ की जाती हैं। अब डिपेंड करता है स्टेज, वो डॉक्टर देखते हैं एक्चुअल में किस स्टेज पे बीमारी है कि कॉम्बिनेशन दवाइयाँ चलाना। ये अब देखेंगे बहुत सारा प्रोग्राम चलाया जाता है, टीबी प्रोग्राम, ठीक है, जैसे लाइन इथिक्स में पढ़ेंगे ना, टीबी प्रोग्राम, ठीक है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें क्या कर दिया जाता है, हर एक गाँव में जाके टीबी हो गया, कोढ़ रोग हो गया, एड्स रोग है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन टीबी पेशेंट काउंसलिंग। एक्चुअल में रोल ऑफ फार्मासिस्ट यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसका कईयों रोल है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक, वो पेशेंट के बारे में पास जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो पेशेंट का कि भैया पेशेंट ये है, इसका ये हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तुम होती है, एक हो जाएगा, ये रोल हमारा फार्मासिस्ट की होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, काउंसलर की तरह काम करेंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, काउंसलर मतलब परामर्शदाता जो होते हैं ना, उनके पास उन्हीं के लेकर जाएंगे, इसमें भी वो आप क्या कर सकते हैं, इनका रोल ये हो जाएगा। नेक्स्ट में पेशेंट, ठीक है, हेल्पर की तरह काम करेंगे, पेशेंट को हेल्पर मतलब पेशेंट को प्रॉपर हेल्प करेंगे, ठीक है, प्रॉपर हेल्प करेंगे, पेशेंट हेल्पर की तरह काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, मेडिकल, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास मेडिकल है, ठीक है, मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन ठीक है, इंटरव्यूअर देंगे, ठीक है, जो इंटरव्यूअर मतलब क्या होगा, जो औषधि उन्हें देंगे, पूरा इंट्रोडक्शन उसके बारे में आपको बताएंगे, ये आपका रोल है। उसके तुम्हारे पास अब ये सब यदि पता चल जाएगा तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर को देंगे या आप खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्वर मतलब क्या होगा, किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, उनसे वो सही करवाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी हो सकता है। हेल्थ प्रमोटर यानी उनको हेल्थ को ऐसी भी चीज़ देंगे जो हेल्थ को क्या कर सकते हैं, प्रमोटर की तरह काम करे, हेल्थ को प्रमोट करे, ठीक, तो जैसे जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। उसके साथ साथ तुम्हारे पास ड्रग्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रग्स एक्सपर्ट को देंगे। ड्रग्स एक्सपर्ट मतलब क्या होगा, टीबी की कौन सी एकदम से सटीक दवाइयाँ उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज़ तुम्हारे पास हो गई कि इसके बारे में रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन टीबी पेशेंट काउंसलिंग में इतना काम किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गुरुदेव, इनके बारे में आते हैं। अब क्या लिख रखा है, मेडिकल एडहेरेंस क्या होता है, ये दवाओं का अनुपालन, पालन करना ही क्या कहलाता है, मेडिकल एडहेरेंस कहलाता है। क्या लिख रखा है बाबू, एक्सप्लेन अबाउट यानी लिखा है सोशो इकोनॉमी फैक्टर वी मेडिकल एडहेरेंस। अब इसे समझते हैं मेडिकल एडहेरेंस क्या होता है, इसे कैसे मॉनिटर किया जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर कौन आते हैं। मेडिकल एडहेरेंस समझिए, एडहेरेंस मतलब चिपकना, और दवाई के जो रूल वगैरह है सब आपको मैनेज करना क्या कहलाता है, मेडिकल एडहेरेंस कहलाता है। ठीक, एडहेरेंस कहते हैं एडहेसिव लगा दिया, एडहेसिव मतलब चिपकना होता है। तो क्या लिखा, ध्यान से सुनिए, मेडिकल एडहेरेंस का सही पालन करना जिससे पेशेंट तथा डॉक्टर दोनों को उपचार करने में आसानी हो। मेडिकल एडहेरेंस क्या कहलाता है, रोगी के द्वारा, ठीक है, जो मेडिकल एडवाइस दी जाती है, जैसे रोगी जाएगा कहेगा भैया हमको ये बीमारी है, तो डॉक्टर उस पर अपने द्वारा अप्लाई करेगा, क्या होगा, सही पालन उसे करवाएगा। सही पालन किससे करवाएगा, पेशेंट से सही पालन करवाएगा कि भाई ये दवा आप प्रयोग करिए तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तब पेशेंट उस सबको यदि अच्छे से पालन कर पाएगा तो तुम्हारे पास मेडिकल एडहेरेंस, तो वो उपचार करने में दोनों पेशेंट और डॉक्टर दोनों को आसानी होगी। ठीक, तो ये मेडिकल एडहेरेंस के बारे में पहली पॉइंट थे। एक डॉक्टर तथा पेशेंट में सही और सकारात्मक संबंध होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम्हारे पास क्या होगा, जो पेशेंट है और डॉक्टर दोनों में एकदम से 150 टका का रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पेशेंट अपनी सारी प्रॉब्लम बताएगा खुल के और डॉक्टर भी खुल के उसके बारे में उसे समझाएगा, तो दोनों में कॉम्बिनेशन यदि मस्त रहेगा, ठीक है, यदि कॉम्बिनेशन मस्त रहेगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव संबंध होना चाहिए। जब पॉजिटिव संबंध रहेगा तो मेडिकल एडहेरेंस को पालन करेगा, मतलब दवाओं का पालन आराम से करेगा। जैसे मान लीजिए गुस्साक बोले तो पेशेंट भी भड़क जाएगा, है इनकी यहाँ दवाइयाँ नहीं ले, ठीक, तो वो डिजीज की कंडीशन बढ़ती जाएगी, दवा का सही से पालन नहीं करेगा तो उसके माइंड में आ जाएगा ये खराब है। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेडिकल एडहेरेंस का इंट्रोडक्शन था। मॉनिटर ऑफ पेशेंट,
ठीक है। लिखा मॉनिटरिंग आप पेशेंट मेडिकल अधेरेंस, यानी कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए कई दो मेथड है। एक तुम्हारे पास डायरेक्ट मेथड कि पेशेंट जो रहता है डायरेक्ट सीधे डॉक्टर के पास जाए या डॉक्टर डायरेक्ट सीधे पेशेंट के पास आए, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, उसका पूरा ब्यौरा पर्चा उर्चा देख के, ठीक है, पर्चा उर्चा देख के किसी दूसरे मेथड के द्वारा पर्चा देख के अच्छा ये बीमारी है उसको दवा, ठीक है, रिकमेंड करता, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे फैक्टर ही पूछा था, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर इन्फ्लुएंस नॉन अधेरेंस यानी नॉन मेडिकल अधेरेंस, कौन कौन से ऐसे हैं जो मेडिकल के पालन को रोकते हैं, ठीक है, नॉन अधेरेंस को रोकते हैं। तो इसमें क्या लिखा, सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर। अब इसमें क्या हो सकता है, अब हेल्थ केयर रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, जो हॉस्पिटल की गलती, जैसे पेशेंट को कोई छोड़ रहे हैं, मतलब उसे आप डिस्चार्ज करना है, प्रॉपर समझाएंगे कि भाई ये आप प्रॉपर दवा खाइएगा, इतने दिन के बाद आकर ड्रेसिंग करवा लीजिएगा, और नहीं ड्रेसिंग करवा पाते हैं तो अपने लोकल एरिया में किसी से ड्रेसिंग करवा लीजिए, ये सारी चीज़ उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो लिखा पेशेंट को डिस्चार्ज के साथ, यानी डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक है, हॉस्पिटल के द्वारा दवा के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना, ठीक है, ना देना, ठीक है। एक्चुअल में क्या लिख रही है जी, ना देना यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो करिए पेशेंट को डिस्चार्ज करने के समय, मतलब जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल के द्वारा दवा के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज ना देने से क्या हो सकता है, वो दवा का सही से अनुपालन नहीं कर पाएगा। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, इनके बारे में आप समझिए। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, यंगर एज का कोई बंदा, यंगर एज का था, दवाई वही हम खइबा नहीं करब, का करवा मर दे नहीं खब का करवा, ठीक, इसके कारण से भी क्या हो सकता है, वो अनुपालन नहीं कर सकता। पेशेंट बीमारियों को सीरियस नहीं लेता, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई, वजह दवाई ले आवा, हम नहीं ले, ठीक है, तो वो मतलब उस जो बीमारी हो रही है उसको वो सीरियसली ले ही नहीं रहा है। जब सीरियसली नहीं रहेगा तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। लिखा लॉक ऑफ सिम्टम, मतलब लक्षण न दिखना, मतलब उसको यानी बीमारी हुई है मतलब लक्षण वो नहीं दिख रही है, तो उसकी भी दिक्कत हो सकती है। दवा का पूरा नॉलेज न होना, यानी जो आदमी है उसके बारे में, जो पेशेंट है दवा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक, इसीलिए आपसे बोला जाता है जब डॉक्टर वो दवा आराम से ले लेगा। नहीं तो कितने लोग ऐसे पेशेंट खा रहे हैं तो पूछे केतुआ दवाई है वो भाई, उनको पता रही है ना, खांची कुल्ले दवाई दे देला खात बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट दवा लेना दिख भूल गया, इसके भी कारण से तुम्हारे पास अनुपालन नहीं कर रहा, इसीलिए से कि उसके किसी जो तुम्हारे साथ आया तो उसे बोला जाता है भाई थोड़ा सा मदद करिएगा, दवा इसे टाइम टू टाइम खिलाते रहिएगा। मेंटल प्रॉब्लम होने के नाते से दवा का पालन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो मेंटल प्रॉब्लम होगी तभी दिक्कतें हो जाएंगी, पागल रहेगा तो दवाइयाँ नहीं खा पाएगा। ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर, मतलब अब तो वो सब चीज़ ड्रग्स दवाइयों में कोई कमी है लेकिन कोई लेकर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ऐसी एक दो दवाइयाँ होती तो वो खाते उन्हें नींद आएगी, चक्कर आएगी, तो कहेंगे यार ये दवा बड़ी ख़राब है, वो इस सिलेक्टेड दवा, तो उसको क्या कर देंगे, नहीं खाएंगे। वही मेन दवा होती है तो उसका साइड इफेक्ट होने के नाते भी क्या हो सकता है आपका, ठीक, मेडिकल का यानी जो मेडिकल अधेरेंस का पालन नहीं हो सकता। दवा का स्वाद तथा कलर खराब होने के नाते, जैसे कोई कोई दवाइयाँ से बहुत खराब कड़वी टाइप में होती है तो पेशेंट खइबा नहीं करेगा, तो अनुपालन कर ही नहीं रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोशल इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर, अब ये गुड फैक्टर क्या होता है, इसका मुख्य कारण लोअर एजुकेशन, मतलब सही उनको नॉलेज नहीं है। लोअर मेडिकेशन ट्रस्ट, मतलब लोग क्या कर देते हैं जो, ठीक, वो मेडिकल यदि तुम्हारी दवाइयाँ उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं खा, कौन टेंशन नहीं, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से हो सकता है। दवा की, ठीक है, दवा की कास्ट भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक कारण बन सकता है। दवा जो बड़ी बड़ी महंगी आती है, ऐसे भी गांव में देखेंगे कहते कि बीमार बाटी हो, कहीं दवाई नहीं ले ला, अरे बाबू पैसा नहीं है, ठीक, ये होता, तो उसकी कास्ट भी क्या कर सकती है, जो एक्चुअल में पालन करना चाहिए वो पालन नहीं करवा पाती। जैसे अभी हमारे 4 दवा लें तो उसमें एक दवाई से जैसे 800 रुपये पत्ता है, और जो नॉर्मल 100 रुपये 50-60 रुपये वो खा रहे हैं, जो मेन दवा है जो महंगी है वो खा ही नहीं रहे, तो दवा का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो दवा के नॉन अधेरेंस से कास्ट कम होने पर भी होता है। नॉन अधेरेंस मतलब क्या होगा, उसके नॉन अधेरेंस दवा बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई, सुबह ज़्यादा बैक ही किस सब्जेक्ट में लगता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास हो गया, तो नॉन अधेरेंस के कास्ट जैसे रुपया बहुत कम होने के नाते से भी आपका दवा का पालन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, सेल्फ मेडिकेशन, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ में, ये छोटा सा टॉपिक है, सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, ऐसा होता है ना, ठीक, तो मोस्ट ऑफ द केस में लोग करते हैं, ठीक है, बट
उसमें तो बहुत फ़ायदा भी करता है और कभी कभी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या लिखा है, सेल्फ मेडिसिन का मतलब यह होता है कि बिना डॉक्टर के सलाह से खुद से दवाइयाँ ले, ठीक है, चाहे वो जैसे जैसे कहाँ किस कंडीशन में ले सकता है। आप समझे कि सेल्फ मेडिकेशन के मतलब ऐसा होता है बिना डॉक्टर की सलाह से आप दवाइयाँ खुद लेते हैं, खुद मतलब सेल्फ लेते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, सेल्फ मेडिकेशन बोला जाता है। अब कब किस कंडीशन में लिया जा सकता है, ठीक है, यह 2024 का पेपर है। चाहे वे सर दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, पेट दर्द हो, तो ये नॉर्मल कोई भी बंदा अपने खुद से दवाइयाँ ले सकता है, ठीक। जैसे साधारण बीमारी में आप ले सकते हैं, याद रखना साधारण बीमारी में, अब रेयर कंडीशन रहेगा, मान किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कहीं हाई दिन बाद दे दो दवाई हम खा ले ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं, तो प्रॉपर चेकअप, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन ये रहा, क्या हो रहा, ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन ये रहा, क्या हो रहा भाई, आवाज़ जा रही कि नहीं एक बार कंफर्म कर देना भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। यहाँ से नेक्स्ट में क्या लिखा है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, इसका एक्चुअली में फ़ायदा क्या, समय की बचत होगी। समय की बचत मतलब जैसे आपको सर दर्द हो रहा, ठीक है, तो जाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सुबह ही 8 बजे, पर्चा कटवाएंगे, 2 घंटा लाइन में लगेंगे, फिर डॉक्टर पे सुबह ही 8 बजे पर्चा कटवाएंगे, 2 घंटा लाइन में लगेंगे, फिर डॉक्टर पे जाएंगे, वो पीडी 2 घंटा लाइन लगाएंगे, फिर वो दवाई लिख देगा, ठीक, इतना। तो ये लाभ है, मनी की बचत हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, ठीक। उसके साथ साथ तुम्हारे पास कईयों कारण हो सकता है जिसे आप बचत कर सकते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेज, हानि क्या होती है, याद रखना बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ खा रहे हैं तो हानि तो होगा करेगा। तो गलत दवा का उपयोग, मान लेते कोई बता देते हैं हे हमारी कपड़ा पिरात रहा, हाई दवाई खैली ठीक हो गई, तू ला खा देता, अब तुमके पता नहीं कौन कारण से दवाई पता नहीं किस कारण से आपको दवा वो बंदा खा रहा था, किस कारण से आप खा रहा था, किस कारण से आपका सर दर्द कर रहा था, तो कारण आपको पता नहीं, बट उनका ठीक होगा तो हमारा ठीक हो गया। तो यानी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास हो रही हैं, हाय सर भूल गए क्या, व्हाट दिस ब्रो कौन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है, गलत दवा का उपयोग से कारण से भी क्या हो सकती है, ठीक, हानि हो सकती है। साइड इफेक्ट तथा एलर्जी के बारे में कुछ अता पता नहीं है, होने का चांस ज़्यादा रहेगा यदि आप ये कैटेगरी की दवा खाएंगे अपने से। तो डिजीज दवा के प्रति रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब अब देखो लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो जो डिजीज है उस दवा के प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगी, मतलब प्रतिरोधक हो जाए। अब कोई दी दवा क्योंकि आपको कुछ अता पता नहीं, अपने से केवल खा रहे हैं, कब बंद करना कब रोकना तो कुछ अब तो पता नहीं, तो उससे एब्यूज तथा मिसयूज होने का चांस बन सकता है, ठीक है। ड्रग्स का ओवरडोजेज होना, मतलब कभी कभी जो ड्रग्स होती है वो ओवरडोज हो जाती है, मतलब जैसे अभी किसी बच्चे को खाना है, तब डॉक्टर बोलते हैं ना आधा गोली खाना, एक गोली में 4 टुकड़ा कर देना, और वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से देखते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, खिला दिए तोड़ के आधा खिला दिए, तो इससे ओवरडोजेज हो सकती है, जिससे किडनी तथा लीवर फेलियर में चांस हो सकता है। तो ये सब होता। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब सेल्फ मेडिकेशन में रोल यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, इसमें एक्चुअली फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, ड्रग्स रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन देना, उनको बताना कि अच्छा ये दवा इस काम की आती है, इसके साथ ये दवा आप खाइए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पैदा करना। पेशेंट तथा पीपल को, ठीक है, ड्रग्स ज़्यादा लेने से कौन सा आर्गन खराब होता है, डिपेंड करता है कौन सी दवाइयाँ आप ले रहे हैं। जैसे देखिए हर दवा पर लिखा रहता है, जैसे पैरासीटामॉल खा रहे हैं तो कहते हैं लीवर या किडनी डैमेज हो सकती है यदि लंबे समय तक खा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। सोशल फार्मेसी का इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम का करा दिया, सुबह आपका इंग्लिश मीडियम आएगा भाई, ठीक है, सोशल फार्मेसी का, ठीक है। हाँ किडनी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया ड्रग्स, देखो लिखा पेशेंट तथा पीपल को, यानी जो पीपल रहते हैं, दवा का उपयोग तथा साइड इफेक्ट के बारे में बताना किसकी जिम्मेदारी है, एक्चुअल में फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। ड्रग्स इंटरेक्शन मतलब जैसे भी कोई दवाइयाँ होती है ना, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये दवा खा रहे हो तो ये खाना मत खाना, अच्छा ये दवाइयाँ खा रहे हो तो ये दवाइयाँ ना खाना, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, रिकॉर्डिंग का फीचर होना चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास सेल एरिया को मैनेज करना, सेल एरिया को मतलब जिस एरिया में, जैसे सेल एरिया मतलब क्या होता है, ये जैसे सॉफ्टवेयर था तो जो दवाइयाँ ज़्यादा बिलिंग हो रही तो वो जान जाएगा अच्छा इस एरिया में ये दवा का, ठीक है, ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो उसको टॉप पे रखेगा। बड़ी सटीक था भाई, ठीक है। वो जान जाएगी कि अच्छा ये दवाइयाँ हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में बिक रही हैं, ज़्यादा अमाउंट में बिक रही तो उसको पहले ही अलर्ट करके आपके सामने ही रख दे, ठीक, तो वो जान जाता है, ठीक है।
अब ऑर्डर करेंगे तो नोटिस दे देगा कि ये ज़्यादा सेलिंग हो रही तो ये दवा मंगा लीजिए आप। एसएमएस अलर्टिंग होना चाहिए, जैसे मान लो कोई त्रुटि हो या एक्सपायरी डेट हो रही है, ठीक है, एक्सपायरी डेट हो रही तो अलर्ट मैसेज अलर्ट आ जाना चाहिए, इसका अलर्ट आ जाना चाहिए स्क्रीन पे चाहे मोबाइल पे। मोस्टली देखा जाए कंप्यूटर के मॉनिटर पे आ जाता है, ठीक है। तो उसको जो एक्सपायरी हो रहा है तो उसको उठा के स्टॉक को पहले आगे रखेंगे या किसी मेडिकल स्टोर पे या खुद ही धीरे धीरे उसे बेच देंगे 2-3 महीना पहले। टेस्ट में तुम्हारे पास इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, यानी इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है, फास्ट सर्विस यानी सर्विस मैनेज करता है, बहुत जल्दी काम आप कर देंगे, ठीक है। सेव टू टाइम की बचत होगी। रिकॉग्नाइज एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी आइटम मतलब जो एक्सपायरी होने वाली उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा 2-4 महीना पहले, ठीक है। मेडिकल फ्रॉड से आप बच जाएंगे, ठीक है। मेडिकल फ्रॉड मतलब कोई आए बंदा आपके यहाँ से दवा नहीं लिया गया, कह रहे तोरे के यहाँ दवा ले लिए 1000 का यार वापस कर लेता, तो आप बच जाएंगे कि अबे भैया लावत नहीं देखी था, बैच नंबर मैच कराएंगे कि कंप्यूटर में देखेंगे ये बैच के दवाई लल की नहीं, अरे तो हमारे के यहाँ लेना ही लाल हो बकवास बनाओ ताड़ा, ठीक है, देखा हमारे के यहाँ इला नहीं है। तो ये सब आप फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक। या कोई बंदा को लाएंगे या पत्ते को लाएंगे सब पूरा देखेंगे हमारे के यहाँ दवाइयाँ नहीं ले गए हैं, तो वो सब हो जाता है। अब यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर के नेम दिए गए हैं जो आपके सामने यहाँ दिए गए हैं। ऑनलाइन भी आते हैं और ऑफलाइन बहुत सारे तुम्हारे पास आते हैं। ऑफलाइन मतलब ये मत सोचना कि ठीक है आगे बैठ को बिलिंग करेगा, नहीं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या कर देते हैं आपको वहाँ पर दुकान पे ही ला के देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो आप डाउनलोड कर देंगे, थोड़ा सा परचेजिंग बट पैसा लगता है, इसका याद रखना, ठीक है। लिख रखा इंटरप्राइज यक्सार होता है एक सॉफ्टवेयर का नाम है। कॉर्नर, ठीक है, रिटेल फार्मेसी होती है, ठीक है। पायोनियर यक्स यानी यक्सार होता है, यानी यक्स आर लोकल मोबाइल होता है। ये देखा जाए तो मोबाइल में मोस्टली चलता है, जो अच्छी क्वालिटी मोबाइल होती है उसमें मैनेज करते हैं, बट ये छोटे लेवल पे होती है, बड़ी लेवल पे रहेगा दिन भर मोबाइल गेम करते रह जाएंगे मोबाइल में, बट होता है। लिखा है विन फार्मा के नाम से ये सॉफ्टवेयर आता है। प्राइम यक्सार के नाम से आ जाता है। माइक्रो मर्चेंट सब यानी सिस्टम के नाम से आ जाता है। और लॉजिक ERP के नाम से आ जाता है। एविटाल यक्सार के नाम से आता है। तो ये इतने सॉफ्टवेयर थे जिनका नाम दिया गया। आपके दुकान पे कोई और सॉफ्टवेयर है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत है, क्योंकि हज़ारों, जैसे भी अभी गेम खेलने जाए तो गेम का 1-2 सॉफ्टवेयर थोड़े, कईयों हज़ारों सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से दवाइयाँ बेचने की 1-2 सॉफ्टवेयर नहीं, कईयों 100 सॉफ्टवेयर है। तो जो आप मोबाइल पे भी सर्च करते हैं, जो आपको सुविधा लगे आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास अब इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब पार्ट बी में चलते हैं। अब इधर थोड़ा तेज़ी से चलेंगे भाई, ठीक है। पार्ट बी में टोटल और टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं आपको बता देना चाहते हैं। टोटल और टोटल बाबू नहीं बाबू, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं 10 को से लिखी उखी नहीं पा रहा, उसकी लिखावट आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसके कारण से हो सकता है। एक जैसी दवा दिखने तथा सुनने के कारण से हो सकता है, जैसे लासा बोलते हैं, यानी क्या लुक ए लाइक, मतलब समान दिखता है, सुनने में भी समान लगता है, तो उससे भी कन्फ्यूजन हो सकती है। फार्मेसी रिलेटेड इशू के कारण जो फार्मेसी है सही से कोई दवाइयाँ मैनेज ही नहीं की गई, इधर उधर रखी गई, तो उसके कारण से हो सकता है। दवाओं की गलत लेबलिंग के कारण से भी क्या हो सकती है, डिस्पेंसिंग इधर हो सकता है, ठीक। फार्मासिस्ट का पूरा नॉलेज ना होना, फार्मासिस्ट को पूरा दवाई के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक, इससे हो सकता। पर्चों के देखने पे मिस स्टैंडिंग हो सकती है, मतलब जो आप पर्चा रखे हैं वो देख ही नहीं सही पा रहे, देख पा रहे तो मिस स्टैंडिंग हो रही है, तो उसके कारण से आपको इधर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आवाज़ आ रही है तो एक बार यस और नो में जवाब दे दीजिएगा भाई, आगे चलते हैं, ठीक। आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्लियर आवाज़ आ रही है। इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग स्किल ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। लिसनिंग मतलब ये देखा जाए तो कम्युनिटी स्किल के अंतर्गत देखा जाए तो जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर लिसनिंग आप लिख देना क्योंकि तुम्हारे पास है लिसनिंग। अब देखिए फार्मासिस्ट में आप रह रहे हैं तो सुनना बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पेशेंट सुना रहा है आपको कोई बात हो या कोई सीनियर सुना रहे हैं, तो वो क्या लिख दिए हैं जी, कैसे हैं आप सर, मस्त ज़बरदस्त है, ठीक है ठीक है। आप कैसे हैं भाई, मस्त हैं कि ज़बरदस्त हैं आप आशा करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक है ठीक। अब क्या लिख रखा, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब जुड़ना, कम्युनिकेट करना। कहते हैं हमारा दोस्त बा इंस्टाग्राम पे हमसे कम्युनिकेट भइल बा, तो वही सेम टू सेम क्या होगा, सुनने की जो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन होता है उसको
कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग लिखा हुआ, लिसनिंग स्किल का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट सीधा संपर्क पेशेंट तथा कंज्यूमर से होता है। कहने का मतलब जैसे सुनने की इसमें सब काम हो रहा है, जैसे कम्युनिकेट करेंगे तो सुन के करेंगे, चाहे वो सामने खड़ा है चाहे फ़ोन पे बतिया रहा है, आप सुन के ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फार्मासिस्ट सीधा किसे, पेशेंट से संपर्क करता था, कंज्यूमर से। पेशेंट की बतिया नहीं सुन रहा है वो, तो उससे क्या, उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो पेशेंट हो सकता है। यदि फार्मासिस्ट के सुनने की क्षमता अच्छी है तो सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बहुत तरीके लिखा भाई बात। फार्मासिस्ट सुनने की क्षमता यदि अच्छी रहेगी तो सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। ठीक, आराम से वो क्या करेगा, काम करेगा। अब मान लेते हैं मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, कोई बतिया नहीं सुन रहा है, ठीक है, बोल देगा डॉक्टर, बोलेगा वो भैया कि हमारे पेट में गैस बन गया, सुनाई दिया, पैर का ऑपरेशन करवा दिया, अभी वो पेपर में नहीं आया था। अब तुम सोचो, जैसे पेशेंट वहाँ पर लिखा था, हम भी अभी आर्थो वाले में रहते हैं, ठीक है, आर्थो वाले में रहते हैं, जैसे मान लेते हैं पैर का करना है तो ऐसे लिख देंगे तुम्हारे पास, फिर लेग लिखेंगे, ब्रेक लेफ्ट वाले करना तो ऐसे एल लिख देंगे, राइट वाला करना तो ऐसे राइट लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया, तो वो ये जानकारी नहीं देगी लेफ्ट राइट तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब तुम सोचो लेफ्ट वाला पैर उसका टूटा था, राइट वाला ऑपरेशन करके बाहर जब निकाला डॉक्टर, तो घर वाले कहीं अरे तेरी की तरह, ठीक, उघार के देखें, कहे अरे तो लबड़ा टूट लग ही ना, तू तो कही देला, फिर कहे बाप अरे बाप, ये तो बड़ा दिक्कत हो, फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। ऐसे ऐसे अपने यहाँ डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर को सैल्यूट है, किस तोपों की सलामी ऐसे ऐसे खड़े खड़े दे देना चाहिए उनको। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फार्मेसी। अब सुनने की क्षमता यानी सेवा की गुणवत्ता जितना, अब देखिए सुनने की क्षमता अच्छी रहेगी तो सेवा की गुणवत्ता बढ़ा देंगे और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब एक्चुअल में कैसे क्या होता है सर, फेवरेट टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल है। गजब भाई, कैसे किससे कम्युनिकेट, फार्मेसी स्टार्ट, किससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें कई स्टेप होता है। सबसे पहले सेंडर अपनी आवाज़ को क्या कर देता है, सेंडर हो गया, ये तुम्हारे पास चैनल हो गया मतलब माध्यम हो गया, उसके बाद डिकोडिंग करेगा तो काम करेगा। ठीक है, होता क्या, सेंडर सबसे पहले, सेंडर मतलब किसी भी चीज़ को बोलेगा, जैसे हम बोल रहे हैं आपको, तो वो सबसे पहले इनकोडिंग के अंतर्गत आ जाएगा, उसको कोड करेगा। कोड करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे फोन का माध्यम चाहिए, चाहे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं वो चाहिए, चाहे लिखने का माध्यम चाहिए। ये अब उसमें पैरासीटामॉल और एलएसपी दवा गैसे कही सब उसको डिकोड कर लेगा, ये डिकोड कर लेगा। जब डिकोड कर लेगा, ठीक है, जब डिकोड कर लेगा तो फीडबैक देगा। क्या होया, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब डिकोड कर लेगा तो फीडबैक देगा। फीडबैक देगा तब आपको क्या कर देना पड़ेगा, रिस्पॉन्स बैक। ठीक है, फीडबैक देगा, ठीक है, जब फीडबैक देगा तो आपको उसके प्रति क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी होता है। बीच बीच में याद रखना कोई ना कोई रुकावट आती ही आती है। ठीक है, आती ही आती, उसको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। ये होगा। अब लिखा है इंपॉर्टेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल लिसनिंग। ठीक है, ये तुम्हारे पास INI है। ठीक है, लिसनिंग। अब इसमें क्या होता है सर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल YT है, YT स्टूडियो, क्या यूट्यूब है, हाँ एकदम बढ़िया भाई। ठीक है, सही जानकारी समझना क्या होगा, देखिए अब इससे क्या होता है, क्योंकि आप सुनेंगे तो सही जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक, गलतफहमियों से बचाव करेंगे। जैसे आप किसी बात को सुन लिए अच्छे तरीके से, आपको सोच रहे थे कुछ और, सुनाई दिया कुछ और, तो इससे गलत चीज पे आराम से। काउंसलिंग में हेल्प, फीडबैक अच्छा रहेगा तो आपका मस्त आदमी रहेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास लिखा पेशेंट काउंसलिंग। अब इधर हम थोड़ा तेजी से चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग डिफिनेशन लिखना, क्या फ़ायदा है, इसको आपको लिख देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक, इसको आपको मैनेज कर देना। थैंक यू सर, इंग्लिश में करा कीजिए। ठीक, इंग्लिश में सुबेरे आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ा था भाई, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पढ़िए, इंग्लिश मीडियम उसकी टेंशन ना लीजिए भाई, थारा भाई बैठा है। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। अब पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, पहले ही बोल दिए थे पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है कि पेशेंट को उसकी बीमारी, डिजीज हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, एज, नेम, एड्रेस,
ठीक है, ये तुम्हारे पास एड्रेस के बारे में संपूर्ण समझाना जिससे वह ठीक से इलाज ले सके और डिजीज को फैलने से रोक सके, तब पेशेंट काउंसलिंग। मतलब एक तरह का पर्चा होता है, उसका डिजीज हिस्ट्री सब कुछ लिखेंगे कि भाई कौन सी बीमारी थी, कितने दिन से थी, कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, नाम पता गाँव सब कुछ एड्रेस लिख लेंगे। अब फिर उसके बारे में, उस डिजीज के बारे में, डिजीज की कंडीशन जान के उसको समझाएंगे भैया ऐसे न करा, ठीक है। यदि HIV हो गई बता, कहीं सेक्स करे जात बाटा, ठीक है, तो आप यूज करेंगे क्या, कंडोम का, ठीक है, तो उसको हम एवॉइड पहले दे देंगे। यदि मान ले तो आपको कोरोना हो गया तो किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो बोलेंगे भैया मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, हाथ का प्रयोग करिए। यदि ठीक है मास्क नहीं बोल, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हिंदी में कब अपलोड करेंगे, हिंदी में ऑलरेडी हो गया भाई बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, कहाँ कौन दुनिया बड़ा मर्दे तुम, ठीक है, ये सब चीज़ होंगे, ठीक। तो ये डीजी यानी पेशेंट काउंसलिंग हो गया। यानी इम्पोर्टेंट हमसे पूछिए बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट ऑफ पेशेंट यानी लाभ है, आप क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है। ड्रग्स का सही उपयोग तथा सुनिश्चित करना, यदि आप पेशेंट काउंसलिंग कर लिए हैं तो ड्रग्स का सही उपयोग तथा सुनिश्चित आप कर सकते हैं। ड्रग्स के साइड इफेक्ट की जानकारी आपके पास हो जाएगी। पेशेंट का भरोसा बढ़ा सकते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करेंगे और आप भी मोटिवेट होंगे तो उससे पेशेंट बढ़िया ठीक होगा, ठीक है। लिख रखा तुम्हारे पास पेशेंट का भरोसा जीतना, याद रखना दुनिया में पेशेंट का यदि भरोसा आप जीत गए ना तो समझ लीजिए आप उस पर फतह पा लिए, ठीक है। ड्रग्स की मिसयूज तथा एब्यूज को रोकना, जब पेशेंट काउंसलिंग हो रही है तो आप आराम से पेशेंट काउंसलिंग करके उस दवा को सटीक दवा और इफेक्टिव दवा उसके ऊपर चलाइए, ठीक। फिर क्या दे रखा है, ड्रग्स की सही समय पर तथा सही क्वांटिटी में देना आपकी जिम्मेदारी। यदि पेशेंट काउंसलिंग किए हैं तो ड्रग्स की सुरक्षा, संतुष्टि, स्वास्थ्य सुधार आदि भी क्या कर सकते हैं आप पेशेंट काउंसलिंग के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ हो जाएगा आपका पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, जिसे हम PIL के नाम से, पिल के नाम से जानते थे। क्या लिख रखा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट का एरिया। अब देखेंगे, ठीक, कभी कभी आप देखे होंगे, ठीक है, कभी कभी कोई आप दवाइयाँ खोलते हैं तो दवाइयाँ के अंदर देखेंगे फर्रा निकलता, फर्रा मतलब पर्चा निकलता। तो फर्रा में क्या लिखा रहता, दवा का नाम, दवा किस कंपनी से है, उस दवा में कौन कौन चीज़ मिलाया गया है, उसका बैच नंबर क्या है, किस पर्पज के लिए आपको यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सब उस पर्चे पे लिखा रहता। वो जो पर्चा होता वही पिल होता। क्या होता बाबू, पिल होता, ठीक। तो क्या लिख रहा है, दस्तावेज होता है जो मरीजों को या किसी चिकित्सा प्रक्रिया से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन सरल तथा क्लियर लैंग्वेज में प्रदान करता है। सिंपल सा क्या होता है, देखिए अभी मान लेते हैं आप, ठीक है, ऐसे कोई दवा खरीदे गए, ठीक है, खरीदने दवा गए तो इस पढ़ते हैं, अरे और कंपनी से है, ये चीज़ इतना यूज करना, ये सब कुछ होता है, ठीक। तो वो जो पर्चा निकल रहा है, ये जो पर्चा निकल रहा है एक्चुअल में वही तुम्हारे पास पिल है। अब तो समझ गए होंगे पिल क्या होता है, ठीक है, पिल, ठीक है, ये समझ गए हैं, ठीक। क्या दोबारा एक बार पढ़ते हैं, ये पिल एक छोटा सा तथा लिखित दस्तावेज होता, मतलब कागज होता है जो मरीजों को दवा या किसी चिकित्सा प्रक्रिया से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पेशेंट है जो दवा निकल रही है, दवा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल, उस पर क्या क्या होता है पहले रहेगा पूरा डिटेल में। दवा का उपयोग यानी दवा किसके किसके लिए उपयोग कर सकते हैं, उसमें पूरा बैच नंबर रहेगा। सावधानियां रहेगी, मतलब ये दवा का सावधान कैसे रहेगा कि बच्चों को इससे ज़्यादा नहीं देना तो दिक्कत हो जाएगी। स्टोरेज कंडीशन यही देता है, यानी निर्माता कंपनी का फुल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कंपनी बना रही है उसका बैच नंबर, कंपनी कहाँ है, उस कंपनी का और कौन कहाँ कहाँ सेंटर है, कहाँ कहाँ कौन डिस्ट्रीब्यूट है, सब कुछ इस पर्ची पे लिखा रहता। डोजेज, मतलब एडल्ट लोग इतना खाएंगे, बच्चे लोग इतना खाएंगे, जैसे भी चंपरास लेंगे तो चंपरास में एक पर्ची निकलती, पूरा इन्फॉर्मेशन बताती है। तो जो पर्ची निकल रही वही पिल है, उस पर चंपरास का पूरा गुण लिखा रहता है, कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सब पिल में इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसका फायदा क्या होता, ठीक है, लिखा पेशेंट को दवा लेने के लिए एजुकेट करना है सबसे बड़ी फायदा। अब पेशेंट लेगा, ठीक है, उस दवा की पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेगा, किस कंडीशन में लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। ड्रग्स का सही उपयोग हो सकता है, ठीक, यानी भ्रम तथा गलतफहमी से बचाया जा सकता है। जैसे दवाइयाँ का कौन कंपनी का दवाई हो कुछ आता पता नहीं है तो पर्चा निकलेगी तो कितना रिपोर्टेशन वगैरह सब कुछ आपको बता देना, तो हम भ्रम और गलतफहमी से बच जाएंगे। फार्मासिस्ट का समय बचता है, ठीक है, जैसे फार्मासिस्ट बोलेंगे हे भाई केतवक दवाइया हवा होई
अरे पर्ची बा वहीं पढ़ लिया, बस इतना बोलेंगे काम खत्म। नहीं तो पर्ची नहीं रहेगी तो बताएंगे अच्छा ये कंपनी की दवा है, ये चीज़ मिलाया गया, इतने टाइम ऐसे टाइम टू टाइम लेना, ये सब चीज़ लिखा रहता है उस पर्ची पे, तो हमारा टाइम बचता है। ठीक, तो ये पिल के बारे में था। पिल के बारे में आएगा तो इंट्रोडक्शन, यानी उसमें क्या लिखा रहता है और एडवांटेज क्या होता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग। अब हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है, अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। ठीक है, यदि आवाज़ जा रही है तो एक बार प्लीज़ आप बताइए। यस सर, मेडिकल कंडीशन फैक्टर, तुम्हारे पास मेडिकल अधेरेंस, अभी तो मेडिकल अधेरेंस कौन से फैक्टर है, इसको हम पीडीएफ में इंक्लूड कर देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पर चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग के एक्चुअल में फ़ायदा क्या है। ठीक है, एक्चुअली हेल्थ स्क्रीनिंग का फ़ायदा क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, कभी कभी आप देखेंगे टेस्टिंग करवाना, जैसे किसी पर्सन को कहते हैं यार पूरा बॉडी चेकअप करा लिए, तो उससे पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या कंडीशन है और वो कौन सी कमियां हैं, तो उस सबको काम करने की जिम्मेदारी हमें पता चल जाती है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी, क्या कर देते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को स्टार्टिंग में चेक करके टेस्टिंग की जाती है। कहने का मतलब जैसे थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, ठीक, तो हम पेट का पूरा प्रॉपर चेकअप करा लेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करा लेंगे, ब्लड वगैरह टेस्ट। अब उस टेस्ट में हम डिटेक्ट कर लेंगे, पता कर लेंगे कि अच्छा ये बीमारी है, उसी को हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो वही लिख रखा है। ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को, ठीक है, शुरुआती में उसे क्या कर देते हैं हम, चेक करके टेस्ट के जरिए पता कर लेते हैं, तो हमें क्या बोला जाता है, वो डिजीज की पूरी कंडीशन हमें पता चल जाएगी, भले ही उसका लक्षण दिखे या न दिखे। देखो साफ साफ लिखा, भले ही उससे लक्षण न हो। जैसे किसी को नहीं होता है कि कहते हैं यार ये दिन में अभी तो सही रहा ना, लक्षण दिखवा नहीं क्या मर ही ना हो। ठीक है, तो मतलब अंदर अंदर वो बीमारी हो रही थी बट अपने लक्षण को दिखा नहीं रही थी, तो इसीलिए प्रॉपर चेकअप करना जरूरी है। जैसे आप हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, HIV, ये सब साल भर में 2 साल भर में एक बार आपको नॉर्मली करा लेना चाहिए। किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, सरकारी हॉस्पिटल पे जाइए, 1 रुपया पर्ची कटाइए, आप तो एजुकेटेड है ही हैं, आप बताइए कि डॉक्टर को कंडीशन, वो अपने आप लिख देगा, 1 रुपया में सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है। हेल्थ स्क्रीनिंग का मेन उद्देश्य बीमारियों को शुरुआती चरण में पहचानना और ताकि समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। देखो हेल्थ स्क्रीनिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ लेना। बताओ कोई चीज़ शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो हम उनकी ऐसी तैसी गई, 2 तमाचा मारना बहुत सड़ी का, ठीक, बम फेंकबा, मतलब आर्मी है, शुरुआती में पीट देना। अब बताओ शुरुआती में किसी को पीट दे तो उसकी हैसियत थोड़ी ना रहेगी, क्या होगा। तो आर्मी अपने यहाँ जानता हो क्या करती है, ठीक है, जो देश की सुरक्षा में दिन रात निछावर हैं, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए हमको। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। उसी तरह से जैसे पाकिस्तान को हमारे इंडियन आर्मी पीट दिए, तो वही चल हेल्थ स्क्रीनिंग में करते हैं। शुरुआत बीमारी शुरू हो रही तो 2 तमाचा मार के पहचान के ख़त्म कर देली, कितना बढ़िया है, उसी तरह से हो रहा। ठीक, अब इसके टाइप होते हैं, इसके कईयों टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास लिखा है स्टैंडर्ड हेल्थ, तुम्हारे पास लिखा है स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, मानो मतलब स्टार्टिंग में ही तुम क्या कर दोगे, उसको जांच वगैरह करके, जैसे अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसे कहते हैं ग्लूकोज का हम जांच करवा लिए, ग्लूकोज का जांच करिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जांच करवा लिए, यूरिन का जांच करवा लिए, सब इसी के अंतर्गत आता है। कुछ तुम्हारे पास प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब क्या होगा, जैसे आपको, ठीक है, जैसे हृदय की जांच करवाना है, ठीक है, हृदय की जांच करवाना है, लंग्स का, फेफड़े का, इस सब का, यकृत का, तो इसमें आता है। ठीक है, किसमें, यानी लिखा है तुम्हारे पास प्रीमियम के अंतर्गत आता है। ये प्रीमियम है, यदि स्पेलिंग गलत हो गई भाई रुक जाओ, ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्रीमियम हो जाएगी। प्रीमियम हेल्थ में तुम्हारे पास जैसे लीवर टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, इस सब के अंतर्गत यही आता है। ठीक है, तो इसमें जो जोखिम वाली चीजें होती है इसके अंतर्गत आता है। लिखा है एग्जीक्यूटिव हेल्थ स्क्रीनिंग, इसमें तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, विशेष स्वास्थ्य किया जाता है। जब वो रेयर कंडीशन होता है, हमारे ये इस पे पता चला, ठीक, अब इस पे नहीं पता चलेगा तो ये, इससे नहीं पता चलेगा तो ये करवाते हैं। ये स्पेशल टाइप का होता है, केवल सटीक उसी से करते हैं। जैसे अभी किसी हमें हार्ट में प्रॉब्लम है तो कहते हैं ECG करवा लो, या पहले इसको पता कर लेते हैं, तो वो नहीं से पता चलता है तो ECG करवा लेते हैं। ECG नहीं होता तो इको कराते हैं, इको नहीं होता तो और भी कंडीशन आगे तक मूव करते हैं, तो ये होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, बीमारियों की यानी समय रहते हुए पहचान कर लेना, उसका ट्रीटमेंट कर देना, पहली लाभ फायदा।
टाइम से ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके, इसीलिए हेल्थ स्क्रीनिंग कहती है। डिजीज को बढ़ने से रोका जा सकता है, हेल्थ खर्चे को कम किया जा सकता, बचत किया जा सकता। बताओ यार, लास्ट कंडीशन आ गई, हरी तरीके एकदम से खतरनाक टाइप में लास्ट कंडीशन आ गई है कि ये मरे मराए हो, तो खेत बाड़ी बेच के पैसा लोग करवाते हैं, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको मूव करना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक। बट आदमी सोचता भी है और होना भी चाहिए। देखिए, आदमी सोचता है कि चलो यार यहीं पर मेडिकल स्टोर वगैरह से हम काम कर रहे हैं ना, काम सही हो जाएगा, बट लास्ट चांस होता तो जाना ही पड़ता भाई, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ब्लड प्रेशर। ये क्या पूछा है जी, वेरियस इंस्ट्रूमेंट इरर, ठीक है, विच कैन अकर द मेजरिंग ब्लड प्रेशर। मतलब जब ब्लड प्रेशर, ठीक है, आप ब्लड प्रेशर किसी का मेजर कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन एरर होने के नाते ब्लड प्रेशर सही से नहीं हो पाएगा। जैसे अब इस, ठीक है, इस स्फैग्नोमानोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखेंगे बेल्ट होता है, ऐसे चापने वाला होता है, स्केल होता है, ये सब। अब उसमें कहाँ एरर आता है जिससे ब्लड प्रेशर मैनेज करना खराब हो जाता है। तो लिखा जब, ठीक है, क्या लिख रखा है, जब हमारे ब्लड वेसल में ब्लड का प्रवाह होता है तो हमारे, ठीक है, नेट खत्म हो गया, उसका अलर्ट आ रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर बताते रहिएगा, यदि आवाज़ नहीं आएगा तो हमें दोबारा, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो लिखा है तुम्हारे पास, जब हमारे ब्लड वेसल में ब्लड का प्रवाह होता है तो हमारे वेसल की दीवार ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाता है, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा, अब इसको ध्यान से सुनिए, क्या दे रखा। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास ये ब्लड वेसल है, तो इस वेसल मतलब नस है, तो नस के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इनकी दीवार पे, इस दीवार पे भी क्या कर देती है, प्रेशर लगाती। तो ये प्रेशर किसके कारण से हो रहा है, ब्लड के कारण, इसलिए इसके नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक। तो इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। क्या होता है, 120/80 प्रेशर है तो mmHg हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मेजरमेंट ब्लड प्रेशर, यानी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सबसे सुटेबल मात्रक होता है तुम्हारे पास मापने के लिए स्फैग्नोमानोमीटर, ठीक है, स्फैग्नोमानोमीटर होता है, ठीक। ये सबसे सुटेबल होता है, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में एरर किसके कारण से आ सकता है, जैसे अब देखिए एक स्फैग्नोमानोमीटर यदि बनाया जाए, ठीक है, तो एक स्फैग्नोमानोमीटर बनाया जाए तो एक्चुअल में होता कैसे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। एक सबसे पहले तुम्हारे पास स्क्रीनिंग के लिए हम डिजिटल नहीं बना रहे हैं, याद रखना डिजिटल नहीं बना रहे हैं, ये होता है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे एक तुम्हारे पास बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स होता है, इसको हम पैक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसे नली निकलती है, ठीक है, एक नली निकलती है ऐसे, और इसी पे कपड़ा लगा होता है, इसी को कफ बोला जाता है। क्या होते हैं, कफ बोलते हैं। और यही कपड़ा हमारे शरीर के ऊपर लपेटा जाता है, ऐसे लपेट के, और यहाँ से भी एक ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे होता है, ठीक, ये होता ऐसा आप देखे होंगे। और इस पे देखेंगे ऐसे स्केल लगा होता है और ऐसे 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 नंबरिंग होती है, और उसी पे पारा होता है, ऊपर नीचे बढ़ता है। ये हमारे पास क्या होता है, बॉक्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स होता है, इसी के अंदर सब कुछ रख के बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, कफ बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, ये जो दाबने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं जी, ओ भाई 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 भाई, इसको वाल्व बोला जाता है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वाल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको बल्ब बोला जाता है, सही है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बल्ब। और ये तुम्हारे पास स्केल हो जाएगा, यानी स्केल इसी से पता चलता है, इतने होते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या, ये हमारे, ठीक है, ये कपड़ा हमारे इस हाथ के ऊपर ऐसे बाइंड कर दिया जाता है, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे दाबते हैं, ऐसे ऐसे दाबते हैं। तो एरर कहाँ आने का चांस होता है, जो कपड़ा बांधा गया सही तरीके से आप नहीं बांधे, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर में एरर आ सकता है। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा था, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा ना, इंस्ट्रूमेंट एरर कैसे खराब हो सकता है। अब देखिए चाप रहे हैं, ये सही से नहीं बांधा, यदि सही से बांधा तो किसी कारण बस इसमें लीकेज हो गया है, लीकेज कहीं कपड़ा फट गया है या कपड़े की क्वालिटी खराब है, तो उसके कारण से आपको क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर में एरर आ सकता है। उसके साथ साथ ये जो बल्ब लगा गया, इसको दाब रहे हैं, सही से प्रेशर ही नहीं बना रहा, उसके कारण से एरर आ सकता है। ये जो यहाँ पर नोजल लगी हुई, जिसे हम वाल बोलते हैं, ये नोजल लगी हुई, तो ऐसे देखेंगे ऐसे घटाते बढ़ाते, इसको पहले ठीक है टाइट कर लेते, तो ऐसे पंप करते हैं, तो इसको धीरे 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 छोड़ते हैं। और याद रखना बहुत माइनॉरिटी से छोड़ा जाता है, भाग से छोड़ देंगे नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से छोड़ा जाता है। अब मान लेते ये जो वाल है, ओपन और बंद करने के
तरीका ही नहीं पता, या ढीला है चाहे खराब ही है, तो उसके कारण से एरर आ सकता है। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या हो सकते हैं, कप का आकार रॉन्ग होना, मतलब ये जो इसके अकॉर्डिंग चाहिए वो सही नहीं है, या यही खराब क्वालिटी का है, चाहे ये फट गया है चाहे डैमेज हो गया, उसके कारण से दिक्कतें हो सकती है। कफ का गलत तरीके से लगाना, मतलब आप जो कफ लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी पर्सन को एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो वहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर ये वाली नसों को मेजर किया जाता है, ठीक है, इस अंगूठे वाले रीजन पे, देखिए अंगूठे वाले रीजन पे यहाँ पर देखते हैं, तो तरीका गलत यदि रहेगा तब भी सही से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। एयर लीकेज, मतलब ये जो पाइप जा रही, इस पाइप में चाहे इसमें कहीं एयर लीकेज हो जाए, एयर लीकेज हो जाएगा तो प्रेशर बन नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। वाल्व का ढीला तथा सही ढंग से बंद तथा ओपन न होना, मतलब स्टार्टिंग में जाते तो बड़ी स्ट्रगल किए थे, तब एकदम से एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाए थे कि कब 120 होगा कब 180, यानी 120 कब होगा और 80 कब होगा, इसके लिए तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब तो ये सब हटा दिया गया, डिजिटल पट्टा लगाए, बटन दाबे, काम खत्म हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर एरर इन कारण से आ सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एक्जिमा के बारे में दिया गया है। अब एक्जिमा गुरुदेव क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, लिख रखा सेल्फ केयर एडवाइस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा। कोई ऐसा पेशेंट है जो एक्जिमा से जूझ रहा है, वो सेल्फ केयर उसकी कैसे कर सकता है उसके बारे में आपको बताना पड़े। अब एक्जिमा क्या होता है, कभी कभी किसी पर्सन को देखेंगे स्किन पे ऐसे लाल लाल पैचेज पड़ जाते हैं, ठीक है, धब्बा पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो बहुत खजुलाहट टाइप में होते हैं स्किन पे, ठीक, उसी को एक्जिमा बोला जाता है। एक्जिमा एक त्वचा संबंधी बीमारी है, एक्जिमा एक त्वचा रिलेटेड बीमारी है। एक्जिमा में जनरली स्किन पर पैचे तथा इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, मतलब हमारे एक्जिमा में देखा जाए तो जनरली क्या ऐसे ऐसे तुम्हारे पास ऐसे ऐसे हो जाएंगे और ये लाल लाल, ठीक है, दाना फूल जाएगा, उस टाइप में हो जाएंगे, ठीक। तो एक्जिमा का कंडीशन हो गया। अब कैसे एक्जिमा हो जाता है, कौन कौन सा कारण है, स्किन पर बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, नहा धो नहीं रहे हैं, या गंदौरा में रह रहे हैं ठीक, तो उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहे हैं, तो उसके कारण से हो सकता है, ठीक। किसी अब नॉर्मल कारण, इंटरनल कारण, थायराइड हो गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी स्किन पे पैचेज बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको अवॉइड नहीं करना, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक। डायबिटीज़, किसी पर्सन को डायबिटीज़, देखें किसी पर्सन को डायबिटीज़ घटता बढ़ता तो उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। सनबर्न, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही, तो इसके कारण से भी हो सकता है। बट ये और ये सब देखा जाए तो नॉर्मल है, बट इन सब चीज़ में हो रहा है तो समझ लो दिक्कतें हैं, उसे दवाइयाँ, तो स्किन वाले डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। सिम्टम, साइन और सिम्टम कैसे दिखेंगे, जलन तथा तेज दर्द, ठीक है, लिखा जलन तथा दर्द होगा त्वचा में, मतलब जो हमारी स्किन रहेगी जलन टाइप में होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो जलन टाइप में और दर्द होगा, ठीक है। त्वचा क्या हो जाएगी, पपड़ी तथा खुदरी हो जाएगी, त्वचा जो रहेगी खुदरी हो जाएगी तथा और पपड़ी पड़ जाएगी, उस टाइप में हो जाएगा। अल्सर तथा घाव होने लगेगा, जो अल्सर हो रहा है, अल्सर मतलब जैसे तुम्हारे पर ऐसे हमारे मुंह में अल्सर हो जाता है, उस टाइप में होने लगेगा और घाव होने लगेगा। रेड पैचेज पूरे शरीर पे, जैसे रोकेंगे नहीं तो पूरे शरीर पे पैचेज के रूप में हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा सिम्टम्स के बारे में। सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो सेल्फ केयर में तुम्हारे पास त्वचा को हाइड्रेट रखना, प्रॉपर पानी पीना, ठीक है, पानी बल भर पीना, ठीक है। इस समय गर्मी चल रहा है तो दिन भर पानी पीजिए, खाना अमाउंट में कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे। साफ सुथरा रखें, अपने आप को क्या करें, साफ सुथरा रखेंगे। तनाव को नियंत्रित करिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उसके कारण से भी स्किन पे प्रॉब्लम होती है। खाने पीने पर ध्यान रखें, खाने पीने पर ध्यान रखेंगे तो हमारी ठीक स्किन अपने आप हेल्दी रहेगी। प्रॉपर स्लीपिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर आपको सोना बहुत जरूरी है, ठीक। तो कई कारण हो सकते हैं जिससे आपका, ठीक है, ऐसी क्रीम का प्रयोग करिए जो सूटेबल हो, स्किन को हमेशा मॉइस्चर बनाए रखें कि नहीं कोनो क्रीम पोलर पुतिया देला ठीक है। तो ये होता वो लड़कियों में ज़्यादा, लड़के उड़के तो मस्त हैं, करू तेल लगाइए, बैल कोलू काम चलिए, ठीक है ये होता है। और लड़कियों को देखेंगे हर की अलग क्रीम, ये अलग क्रीम, ये अलग क्रीम, ये अलग क्रीम, बहुत खतरनाक टाइप में, ठीक है, क्या किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है ऑडिटिक्स, ठीक है, एडिक्ट नहीं ऑडिटिस लिखा है, ठीक है। इन फार्मेसी क्या दे रखा है तुम्हारे पास, डिफाइन ऑडिटिस। अब इसका हिंदी वर्जन आप समझिए क्या दे रखा है जी, इसमें भी एडिट लिखा है, एडिट को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या होता है इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो लिखिए एडिट क्या होता है, अब समझिए क्या होता है। जैसे कहीं आप, ठीक है, सामान खरीद रहे हैं अथवा बैंक वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो उसमें जो वितरण की प्रक्रिया, ठीक है, जैसे किसी को आप पैसा दे रहे हैं अथवा ले रहे हैं, ठीक है, किसी दवा को
बेच रहे हैं अथवा किसी पर्सन से, इसमें कहीं भी बीच में तुम्हारे पास दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो उसको एडिट बोलते हैं। तो ऐसा रखना कि पारदर्शी रहे कि भाई कितना रुपये हम तुमको दिए, हिसाब किताब सब कुछ, खाता होता सब चीज़ मेंटेन जो रहता है उसे एडिट बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, एडिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंस्टीट्यूट तथा संगठन या व्यक्तियों के खाते, वितरणों, प्रक्रियाओं या कार्यों की जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथा पारदर्शी नियमों के अनुसार चल रहा है। कि जैसे आप दवा खोल दिए मेडिकल स्टोर, तो कहते हैं कि दवा जीएसटी तो नहीं देना, ठीक है, तो उन्हें दिखाएंगे कि भाई हमारी इतना दवाई आई, सब जीएसटी पे आई, हम जीएसटी पूरी तरह से आपको दे चुके हैं, तो दिए हैं तो पर्चा दिखाइए। तो वो जो मैनेज करना क्या कहलाता है, एडिट कहलाता है। ठीक, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लिखा धोखाधड़ी तथा गड़बड़ी को पहचानने का एडिट जिम्मेदारी होता है। अब लिखा है आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मीटिंग रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते कोई प्रॉब्लम हो रही थी, जीएसटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें मीटिंग करना, रेगुलर करना, जिससे मैनेज हो सके। ठीक, जिससे हम जीएसटी बिल, ठीक है, मैनेज कर सकें। ठीक है, धोखाधड़ी जो तुम्हारे पास टैक्स है उससे आप बच सकें। ठीक है, और रेगुलेट कर सकें। लिखा ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट को रेगुलेट तथा फुलफिल करता है। ये जो तो होता है तुम्हारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास जाएंगे तो बता देगा ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, सब कुछ खाते की जिम्मेदारी इसी के पास होती है। क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलाउ कौन करता है, ये एडिट ही करता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपनी की लिस्टिंग करना, कि मतलब अब दवा जो ले रहे हैं, अच्छा ये कंपनी इस लिस्ट के अंतर्गत आ रही है कि नहीं, ये सब मैनेज करना एडिट के अंतर्गत आता है। लिखा पोटेंशियल सप्लायर को, ठीक है, क्वालिफाई करना, मतलब जो भी तुम्हारे पास सप्लायर है उसके पास कितनी क्षमता है, पोटेंशियल मतलब कितनी क्षमता है कि दवाइयाँ एरिया में दे पाएगा कि नहीं, और देगा तो कहीं भाई टैक्स तो नहीं चुरा रहा है। ठीक है, खाता होता मैनेज सही से कर रहा है कि नहीं, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती, ऑडिट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या पूछा भैया, कह दिया व्हाट डॉक्यूमेंट आर नीडेड व्हाइल द सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द रिटेल सेल्स लाइसेंस। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गए, रिटेल सेल लाइसेंस के बारे में आपको हेडिंग अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। देखिए रिटेल सेल क्या होता है और होल सेल क्या होता है, अभी देखेंगे। जाता है और ज़्यादा अमाउंट में बिक जाता है, वहाँ कस्टमर को नहीं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों से लेते हैं, छोटे छोटे दुकानों पे बेचते हैं। ठीक, तो वो जो दुकान छोटी छोटी लेती हैं, जैसे हम सब भी खरीदने जाए 2 पैरासीटामॉल खरीदते हैं, 2 टैबलेट, तो किसी छोटी दुकान पे जाएंगे, तो जो छोटी दुकान रहेंगे वो रिटेलर रहेंगे। क्या रहेंगे, रिटेलर, जैसे हिंदी में फुटकर विक्रेता बोला जाता है। अब क्या लिख रखा, तो वही पूछा यदि आप रिटेलर शॉप लाइसेंस लेना चाहते तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहता, उसे क्या बोलते हैं, रिटेल सेल ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेल सेलर बोला जाता है। ठीक, रिटेलर सेल लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक फाइल जमा करनी होती है। जैसे इसी में हमसे पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट, देखिए साफ साफ लिखा तुम्हारे पास किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ सामने दे रखा भर भर के रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये सब आपके पास होना ही होना चाहिए। यदि आप डी फार्मा, अब तो सेकेंड ईयर में एग्जाम होगा तो फाइनल हो जाएगा, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के जिसे बोलते हैं, आपसे अनुरोध है, हर एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता, एड्रेस, सब कुछ सही होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो भाई आप आवेदन करने जाएंगे, सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, ग्रीन कार्ड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा सा भी एरर रहेगा तो आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आज ही से एग्जाम, अभी तो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एग्जाम होने वाला, तो उसमें आप टेंशन, त्रुटियाँ उसे आप सही करिए, उससे आप मैनेज करिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अब तो जब आप पास कर जाएंगे तो बताएंगे हम एक्चुअल में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, ट्रेनिंग कैसे करनी, सब कुछ। बट इसके लिए देखिए, इसमें क्योंकि सब कागजी काम है, कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले पता तुम्हारे पास पहले क्या होना चाहिए, पहचान पत्र। ठीक, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का फोटो होना चाहिए। फोटो जब ये सब लाइसेंस करवाए जाएंगे तो 2 महीने का पहला नहीं कि बचपन का फोटो देंगे, ऐसे नहीं, 2 महीने पहले ही खिंचवाना चाहिए, या तुरंत रहे तो और अच्छी बात है। पता यानी पता प्रमाण, ठीक, पता प्रमाण मतलब जैसे तुम्हारे पास कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, या अब तो एक्चुअल में पैन कार्ड आधार कार्ड में मैनेज हो जाता है, इस पे पूरा पता होना चाहिए। पता का मतलब दुकान कहाँ खोल रहे हैं, किस टाइप का खोल रहे हैं, किस एरिया में, अगल बगल कौन सी दुकान है, किस रास्ते पे, सब कुछ आप इनमें देंगे। रेंट एग्रीमेंट, यदि आप रेंट पे खोलना चाह रहे हैं तो उस मालिक से आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, नहीं खोल रहे हैं तो आप खुद ही
कोई मैनेज कर लेंगे। कहने का मतलब यदि किसी आप ऐसी एरिया में खोल रहे हैं जो वहाँ पर रूम लेके खोल रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए कि कितने साल तक इस रूम में रहेंगे, कितनी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सब कुछ एक कागज़ पे लिखा होना चाहिए। एनओसी होना चाहिए आपके पास, बहुत ज़रूरी है। बिजनेस डॉक्यूमेंट मतलब किस पर्पज़ के लिए बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट, कि हम भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, ये दवा बेचना चाहते हैं, शेड्यूल इसकी, तो शेड्यूलिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट पूरा डिटेल में शपथ पत्र, यानी आपको कचहरी से शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा पूरा डिटेल में कि हम कसम खाते हैं, ये वो सब कुछ, ठीक है। फ्री यानी फीस रिसिपिएंट मतलब जो तुम्हारे पास उसमें फीस है, ठीक है, जैसे आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन तो उसका फीस लगेगा, फीस की पर्ची आपके पास होनी चाहिए। तो इतने तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट हो गए जिससे आप काम कर पाएंगे, ठीक। तो आपके लिए इस तरह से देखा जाए तो हमने एटलीस्ट, ठीक है, बहुत सारे लोग भाई कह रहे थे कि सर आप इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं। देखिए हमारा मेन उद्देश्य है हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम इजी से इजी तरीके से, हमें भी टाइम का, हमें क्या कर देते हैं, बोल देंगे क्वेश्चन इसका आंसर ये, इसका आंसर आधा घंटा में ख़त्म कर देंगे, नहीं। टीचर के साथ यानी स्टूडेंट के साथ जब टीचर भी मेहनत करता हो तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। अब तुम सोचो, हम मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 घंटा हमने लेक्चर लिया था, इस टाइम भी एटलीस्ट 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 2 घंटे का लेक्चर ये हो गया। उसके बाद ये सब जो चीज़ लिखना सब हमारी मेहनत है भाई, ठीक है। इस तरह से आप भी मेहनत कर लेंगे ना तो आपका डी फार्मा आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, ज़िंदगी में मेहनत, देखिए मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर देगी, देगी, गेन कराएगी, ठीक है। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी को हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में कवर कर लिया। यदि इसका आपको नोट चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दिए हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट करके हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इसका PDF मंगा सकते हैं। कुछ धनराशियाँ प्राइज है इसकी, ठीक है, ठीक। अब कौन आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या लिख रखा, अब इधर थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि भाई 10 बजने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, पार्ट तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है, ऑटो जी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पार्ट, ठीक है, पार्ट सी हो जाएगा, ठीक है, पार्ट सी हो जाएगा। इसमें क्या क्या लिखा है, सबसे पहले क्या, अब तेजी से चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर फार्मासिस्ट इज, मतलब आपको एक रजिस्टर फार्मासिस्ट होना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, डॉक्टर इन फार्मेसी। तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी पहले का जो तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आप ध्यान से सुनिए, कह दिया इंस्टीट्यूट रनिंग डी फार्मा कोर्स मस्ट बी द मॉडल फार्मेसी। कोई भी इंस्टीट्यूट यदि चल रहा है तो डी फार्मा के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, सब कुछ यही जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। तो ये किसके, ये तुम्हारे पास डी फार्मा कोर्स है जो PCI चलाती है, तो इसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरे का ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ट्रू, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर आंसर क्या लिखेंगे, तीसरा आंसर क्या लिखेंगे, लिख रखे हैं लैटिन शब्द यस ओ एस का मतलब क्या होता है। यदि आपको बता देते हैं, जो अभी बताए थे यस ओस, लैटिन वर्ड पूछा है, इमरजेंसी तथा नीडेड नहीं लिखना है, लैटिन वर्ड यदि लिख देंगे एज पर नीडेड तब भी सही रहेगा। बट हमसे एक क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, यस ओस, यस ओ यस का लैटिन वर्ड मतलब क्या होता है, यस ओ मतलब क्या होता है, ओपस होता है, ठीक है, ओपस होता है, और यस से हमारे पास क्या होता है, इट होता है। अब ये कौन सी गुरुदेव, ये इसका लैटिन नाम है जिसका मतलब क्या होता है, एज नीडेड, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तभी आपको लेना है, ठीक। चौथा नंबर आंसर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस पे ध्यान से सुनिए, लिखा सेक वेल बिफोर यूज, एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरी लेवल, मतलब कोई भी आप दवा लेते हैं तो कहते हैं हिला के आप प्रयोग करिए, ये लिखा रहता, तो ये सही एक्सिलरी लेवल है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ट्रू हो जाएगा। पांचवा नंबर क्या दिया है, ठीक है, पांचवा नंबर क्या दिया है, इस पे आते हैं, क्या दिया है, इट इज ए यानी प्रीफरेबल टू एवॉइड एब्जॉर्बेशन वाइल टॉकिंग टू पेशेंट, मतलब किसी पेशेंट से आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके, ठीक है, बातों को आप एवॉइड कर रहे हैं, ठीक, एवॉइड करना मतलब चीज़ें हो रही हैं उसको आपको अवॉइड करना, सही है, तभी तो आप पेशेंट की बात सुन पाएंगे। तो कर दिया ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पर आते हैं। छठा नंबर क्या लिखा, पेशेंट काउंसलिंग रिक्वायर, ठीक है, टू स्किल डैश 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 कम्युनिकेशन, यदि पेशेंट काउंसलिंग के दौरान हम किस तरह का कम्युनिकेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक, अब आपको बताना चाहिए, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसमें क्या कईयों लिख सकते हैं, बुक में दे रखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइबुप्रोफेन इज टेकन इन, मतलब आइबुप्रोफेन कब लेते हैं,
कह दिया तुम्हारे पास बिफोर फूड यानी खाना खाने से पहले, यानी आफ्टर, ठीक, फूड खाना खाने के बाद, या यानी बिटवीन द खाना खाने के बीच में ले लेंगे, एनी टाइम कभी नहीं ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन देखा जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो ये जितनी भी हैवी दवाइयाँ होती हैं खाना खाने के बाद ली जाती हैं। तो आफ्टर फूड तो तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ठीक है, इसको पलटते हैं, 8वें नंबर की तरफ रुक करते हैं। 8वां नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला क्वेश्चन दे रखा है HIV इज वायरल इन्फेक्शन, HIV एक वायरल इन्फेक्शन है, सही है। दूसरा, एड्स इज एडवांस स्टेज ऑफ HIV, यानी एड्स जो होता है HIV के एडवांस स्टेज होता है, ये भी सही है। एड्स इज तुम्हारे पास इनक्यूरेबल, मतलब इसकी कोई दवा नहीं बनी, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देंगे। तो यानी 8वें का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा भाई, इतने खिलौना कहाँ से जी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दी, कह दिया डैश 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 कॉजेज यूरिन कलर चेंज, यानी ऑरेंज, मतलब क्या कारण है कि तुम्हारे पेशाब का कलर ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो कईयों कलर हो सकता है, आप सही से पानी नहीं पी रहे हैं उसके कारण से, ठीक है, कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसके कारण से, बट मोस्टली देखा जाए तो पानी पीना है, ठीक है, पानी और मेडिकल, ठीक है, मेडिकल मतलब ड्रग्स के कारण से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेडिसिन के, ठीक है, चाहे मेडिसिन लिखिए चाहे आप क्या कर दीजिए, ठीक है, यानी पानी की कमी को क्या बोलते हैं, पानी की कमी से, ठीक है, पानी की कमी से, ठीक है, यानी पानी की कमी से आपका क्या हो जाएगा, जो ब्लड यानी जो तुम्हारे पेशाब रहेगा वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम के टाइम में बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि लोग पानी से आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मेहनत एक दिन रंग लाएगी भाई, ठीक है। क्या लिखा नेक्स्ट में, क्या दे रखा, पिल काउंट इज द मेथड, ठीक है, पिल काउंट, इसको भाई अभी इसे ऐसे रखते हैं, ठीक है, पिल काउंट, पिल किसके लिए, जो पिल काउंट रखा जाता, मेथड देखा जाए तो IB, यहाँ पर जो पिल होता है ना, जैसे कंट्रासेप्टिव देना है तो पिल ऐसे यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, जो औरतों के लिए होता है। तो एक्चुअल में इसे क्लियर करने के लिए हिंदी माध्यम में क्या दिया है जी, हिंदी माध्यम में दे रखा है 10वां नंबर क्वेश्चन मैंने दिया है, पिल काउंट मापन की विधि होती है, सही है जी, पिल काउंट मेथड टू मेजरमेंट, तो तुम्हारा सही है, नीचे में तो दिया है, इसका ऑप्शन तो दिया भाई। चलो ये तो हमारे पास मेडिकल एविडेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पिल काउंट तो लिखा मेडिकल एविडेंस, इसका पालन किया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट ये फ्री किया जाता है, या तुम्हारे पास काउंट द यूनिट कंज्यूमर होते हैं। तो आपको पिल काउंट किस मेथड, वट कंफ्यूजिंग है भाई, ठीक, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, अभी इसको ऐसे हम कमेंट बॉक्स में इसका क्या कर देंगे, पिन अप कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। 10वां नंबर हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। 11 नंबर क्योंकि गलत नहीं बताया जाएगा भाई, ठीक है, जब तक एग्जाम में एक दिन पहले महामैराथन क्लास होगी, है भाई खतरनाक मलाई आ गए तुम भी, ठीक है। अभी देखिए नहीं, वो सब नहीं सोचा जाता भाई, पहले आप तैयार करके रख लिए, पता नहीं एग्जाम के टाइम में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अभी हम ही कहीं चले जाएंगे, आप ही कहीं चले जाएंगे, आप ही बीमार पड़े, तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा स्फाइगनोमानोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, इस पे आते हैं, क्या दे रखा, 12 मेजर इंसेसिव टेक्निक होती है, ठीक है, इंसेसिव, ये नॉन इंसेसिव टेक्निक होती है, जो BMI होती है नॉन इंसेसिव टेक्निक होती है, तो इंसेसिव के अंतर्गत नहीं आता, इनवेसिव के अंतर्गत नहीं, तो नॉन इनवेसिव के अंतर्गत आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया भैया, 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टू, यानी टू टाइप ऑफ कफ, कफ देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, ये कफ 2 तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास देखा जाए तो तुम्हारे पास प्रोडक्टिविटी होती हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, और एक तुम्हारे पास क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल वगैरह के कारण से होता है, ये नॉन होता है, डस्ट वगैरह के कारण से होता है। 14 नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है, 14 नंबर फुल नेम ऑफ OTC, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवर द, ठीक है, ओवर द काउंटर, ठीक है, ये दवा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्या पूछा है, इन फाइनेंस व्हाट बिजनेस ओन, ठीक है, इज कॉल्ड एज, मतलब क्या कर देते हैं, जो फाइनेंस में अपना खुद का बिजनेस क्या होता है उसको असेस्ट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, असेस्ट बोला जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ ले बहू, 16 नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पेशेंट काउंसलिंग एरिया, पेशेंट काउंसलिंग एरिया क्या हो सकती है, पिक फ्लो मीटर होना चाहिए,
ठीक है। पिक फ्लोमीटर होना चाहिए, ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे पास वेटिंग स्केल होना चाहिए, क्योंकि वेट तो करेंगे स्फाइग्नोमीटर से उसका, ठीक है। ब्लर दिख रहा है, अब तो नहीं दिख रहा होगा भाई, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, किसके, पेशेंट काउंसलिंग एरिया में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज पे मार देंगे, ठीक। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ एबव मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, ठीक है। 17 नंबर क्या पूछा, प्रिस्क्रिप्शन इज नीडेड फॉर द डिस्पेंसिंग नारकोटिक ड्रग। अब देखिए नारकोटिक ड्रग्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो इस पर क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी फीफो का आपके सामने फुल नेम क्या दिया, तो यानी फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन, और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा, मतलब जो दवा पहले आती है उसे पहले आपको बेचना है। जैसे दुनिया में जो पहली बार आया ज़िंदगी पे वो तो पहले मरेगा, ठीक है। यहाँ 19 नंबर क्या दिया है, कैश बुक की परिभाषा आपको लिखना है। कैश बुक उसे कहते हैं जो आप डेली यूज में करते हैं, ठीक है, और फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लिख के अभी दे देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द साइन कैश मेमो, ठीक है। जो तुम्हारे पास कैश मोमो होता है, मोमो नहीं कैश मेमो बोलते हैं, कैश मेमो पे किसकी साइन होती है, ओनर की साइन होती है, या तुम्हारे पास रजिस्टर फार्मासिस्ट की होती है, या तुम्हारे पास एनी पीपुल ऑफ फार्मेसी, जो भी कहता है वो भी नहीं कर सकता। लिखा एनी वन ऑफ दी, मतलब रजिस्टर फार्मासिस्ट करेंगे तो वही तो ओनर है वगैरह, ठीक। तो रजिस्टर फार्मासिस्ट, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए टोटल हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। और दोबारा बता देते हैं, यदि आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एकदम मज़े तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने A to Z यानी कॉमेडी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का A to Z सब कुछ अच्छे तरीके से हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक। अब आपको टाइम मिलता है 1-2 मिनट, आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको पूछ दिया जाएगा। चलिए, आप कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक, बोल सकते हैं भाई, ठीक है। आपका काम है बहुत पूछना। कोई यदि डाउट हो कि किस सब्जेक्ट का क्या PDF वगैरह कैसे चाहिए, कि किस तरह से तैयारी करें, क्या चीज़, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्या लिखें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का फुल नेम होता भाई, ठीक है, इसको याद रखना। 2-4 ऐसे फुल नेम है तो उसको याद रखना। सर नंबर, सर जी कोई नहीं, नो सर कोई नहीं। अरे कोई डाउट हो तो कोई भी पूछ सकता है बंदा, ठीक है। नोट कैसे मिलेगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट में था, ठीक है। कमेंट अभी देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से, ठीक है, यानी शुरू से, ठीक है। ये तो गुड मॉर्निंग वगैरह है, इंग्लिश में बता दीजिए, ऑलरेडी इंग्लिश में, ठीक है, बता दिया गया है, ठीक है। इसका सुबह इंग्लिश ही लेक्चर आएगा। क्या हुआ सर, कब स्टार्ट होगी, क्लासेस हो चुकी थी, आवाज़ वगैरह नहीं, ठीक है। हमें फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री चाहिए, सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा भाई। सिर्फ सर क्लास में दोबारा ज़रूर देखना, सर मैं क्लास दोबारा ज़रूर देखेंगे, ठीक है। क्लास हाँ यूट्यूब पे रहता है तो चाहे जब आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके ऐड फ्री हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस पर एडिंग वडिंग नहीं आएगी, चाहे जब आप बैठ के देख सकते हैं, ठीक। अब आपको नोट चाहिए, टाइम नहीं है तो लिखेंगे कैसे, देखिए आपको नोट चाहिए, ठीक है। आप नोट चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है। कुछ ELS बता दीजिए, क्या होगा, मतलब ESA बताइए, ताकि जिससे पेपर में इस बार, ठीक है। आप उसकी करना चाहिए, अभी पेपर सोल्यूशन चल रहा है, चले नहीं दीजिए, ठीक है। 5-10 दिन बचेगा ना, आपको सुपर 25 क्वेश्चन एनालिसिस करके बनाया जाएगा, उससे बाहर कुछ है नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और कोई डाउट है बोलो भाई, ठीक है, डाउट हो तो बोलिए सन से, ठीक है। टाइमिंग एग्जैक्ट 10 हो गया, ठीक है, 10 बज गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रदर, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक है। सर सुपर 25 कहाँ मिलेगा, सुपर 25 नहीं, सुपर 25 क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए सुपर 25 क्वेश्चन बताया जाएगा ना, तो 25 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया जाएगा। 10 आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वीडियो नोट बना लिया हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10 तुम्हारे पास लॉन्ग रहेंगे और 14 तुम्हारे पास क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। 1 नंबर मतलब 1 मार्क के रहेंगे। इसमें MCQ, फिल इन दी ब्लैंक्स, डिफिनेशन, सब फुल नेम वगैरह हो सकता है। तो इसको सुपर 25 क्वेश्चन बोला जाता है। इसमें 10 होते हैं, 14 होते हैं, हम केवल इसको 1 में कंसीडर करते हैं। सर नोट कहाँ से मिलेगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट,
सुपर 25 क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 25 क्वेश्चन ही हो गया। चिंता ना करिए कि सर बहुत लेट हो रहा है, धीरे धीरे पढ़िए बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। दोबारा आप पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा, तो बता तो दिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप कांटेक्ट करेंगे किसी भी टाइम हम आपको दे दिया जाएगा, ठीक। उसकी कुछ धनराशि आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप सारा डाउट क्लियर हो गया है, ठीक। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो उस प्यारा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा, यदि कोई त्रुटियां होगी तो उसको भी आप बताइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।